This conference अ, will now be ओम recorded. श्री गणपति नमः। नमस्कार, आप सभी का इस मीटिंग में स्वागत करती हूँ और अपने सभी गुरुजनों एवं बड़ों को नमन करती हूँ। और आज के हमारे गेस्ट स्पीकर हैं डॉक्टर मुरली मनोहर सर। सर के बारे में सभी जानते ही हैं और जो लोग हमारे साथ नए जुड़े हुए हैं उनको मैं बताना चाहूंगी सर मृत्युंजय आयुर्वेदा के फाउंडर हैं और सर के पढ़ाने का तरीका बहुत ही अच्छा है। जैसे कि आप जानते हैं कि पुराने सेशन में हमें पुराना सेशन जो हमारा था वो चिकित्सा में विफलता क्यों, तो उसी को कंटिन्यू रखते हुए हमने इस सेशन को प्लान किया है। तो शुरू करते हैं। थैंक यू सो मच सर। ओवर। आप सभी लोगों को नमस्कार। और ये जो संगोष्ठी हो रही है, इसके जो लोग ऑर्गेनाइजर हैं उन सभी लोगों का काफी आभार। आप लोगों के चलते ये चीजें पॉसिबल हो पा रही हैं। मैं जो चाह रहा हूँ आपको बता पा रहा हूँ, और जो आयुर्वेद के सुनने वाले जो नए स्टूडेंट्स हैं और जो लोग भी आयुर्वेद में काम कर रहे हैं वो लोग इन चीजों का ज्ञान ले पा रहे हैं। इसके लिए जो आप लोग ये कनेक्टिंग लिंक का काम कर रहे हैं ये बहुत अच्छा है। हम लोग उसमें कई बार क्या है कि थोड़ी थोड़ी गलतियों से हमारी चिकित्साएं असफल हो जाती हैं, यहाँ पे हम लोग रिजल्ट नहीं दे पाते हैं। तो खास करके जो नए चिकित्सक होते हैं वो काफी डिप्रेस हो जाते हैं कि यार मैं रिजल्ट नहीं दे पा रहा हूँ। तो उन्हें अपने ऊपर भी सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी हो जाती है और कई बार उन्हें अपने शास्त्रों के प्रति भी निष्ठा की कमी हो जाती है कि ये लग रहा है कि ये चीज जो लिखी हुई है वो प्रॉपर इस तरीके से नहीं है। लेकिन यहाँ अंतर सिर्फ इतना होता है, इसके जो मूल सिद्धांत है वो और फिर किस तरह से अप्लाई करना है, इसमें कुछ कमियां होती हैं जिन कमियों पर हम लोगों ने बात किया था। और बात करने के बाद हमने मतलब कुछ पॉइंट्स अभी तक कंक्लूड किए थे जिसमें किन किन कारणों से गलतियां हो सकती हैं और कहाँ कहाँ हमारी चिकित्सक की चूक होती है जिसके कारण हमारा मरीज ठीक नहीं हो पाता। इसमें क्योंकि पिछले क्लासेस में कुछ कम लोग थे तो मैं वो पॉइंट्स 3-4 पॉइंट आपको जल्दी जल्दी बता देता हूँ, फिर आज के क्लास हम शुरू करेंगे। तो उसमें है कि यदि हमारा पहला जो पॉइंट था कि यदि हमारे पास जो भी डाटा या इंफॉर्मेशन है जो हम लोगों ने केस टेकिंग किया हुआ है, रोगी और रोग दोनों की जो हम लोगों ने परीक्षा की हुई है, तो ये डाटा को पुनः से वेरीफाई कीजिए। क्योंकि कई बार क्या होता है कि यदि हम किसी केस को सामने वाले से जब पूछते हैं या फिर दर्शन स्पर्शन या कुछ भी करते हैं, प्रश्न केस टेकिंग करते हैं, वहां पे हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। पेशेंट कुछ ऐसी बातें बता देते हैं जो हमें समझ नहीं आती और या फिर उन्हें हम गलत मिस इंटरप्रिटेट कर लेते हैं। और इसका हम लोगों ने कुछ उदाहरण भी दिए थे। ठीक है। तो एक ये चीज है कि हम लोग जो इंफॉर्मेशन लिए हैं उसको वापस से रीवेरीफाई कर लीजिए कि ये जो मैंने समझा वही उसने कहा क्या। ऐसा मैंने एक उदाहरण दिया था कि पेशेंट आते हैं, बताए फीवर, फीवर के साथ बोलते हैं कि जी बेचैनी सी लग रही है। कई बार बेचैनी लोग उल्टी की टेंडेंसी को भी बोल देते हैं, तो इस तरीके से आप कंफर्म कर सकते हैं। दूसरा है कि जो मैंने केस टेकिंग किया और जो मैंने हेतु लिया क्या वास्तव में वही हेतु है या कुछ और है। क्योंकि हेतु निकालने में खास बात क्या होता है कि पेशेंट आपके पास जब भी आएगा एक ही बार में फर्स्ट मीट में अपनी सारी बातें नहीं बता सकता है। कई बार हेतु मानसिक होते हैं और कई बार ऐसे होते हैं जो काफी एम्बैरेसिंग होते हैं। पेशेंट को ऐसा लगता है कि मैं बताऊंगा तो मेरी बेइज्जती हो जाएगी या लोग हंस देंगे। इस कारण से वो अपनी हेतुओं को छुपा लेता है और इस तरह के हेतु जब छुपाए जाते हैं तो फिर आपको चिकित्सा में लाभ नहीं मिल पाता है। इसका एक उदाहरण डॉक्टर अभिजीत सर ने दिया था कि उनके पास एक पेशेंट आई थी जिसे पेट की समस्या थी और काफी सीरियस कंडीशन थे उसके। सर ने ट्रीटमेंट दिया और सर को जब लाभ नहीं मिल रहा था, फिर मैं सर ने उससे स्पेशली पूछा तो पता चला कि वो जो मिट्टी के पत्थर होते हैं उसको वो फ्राई करती है और उसे खाती है। और ये बात उसके पति को भी नहीं पता था। है ये काफी मतलब इम्पोर्टेंट है कि हेतु कई बार गड़बड़ मिल गया तो हमारी चिकित्सा गलत जा सकती है। इसलिए पेशेंट को आचार्य ने क्या होता है कि अपने पेशेंट को पुत्र के समान समझिए, एकदम दुलार से लाड प्यार से उससे पूछिए ताकि वो हर चीजें आपको बताए। और जब वो अंदर के अपने समस्याओं को बताएगा, अपने लक्ष्य स्वरूप को बताएगा, अपने काम धाम के तरीकों को बताएगा, अपने गलत से गलत हैबिट को आपको बताएगा और उसे ये विश्वास होगा कि मैंने जो ये सर को बोला, ये सर या फिर जो वैद्य को मैंने बताया, ये वैद्य इस बात को स्प्रेड नहीं करेगा, अपने पास तक सीमित रखेंगे और मुझे
इस तरह से आप उसमें कॉन्फिडेंस में लीजिए कि उसे आरोग्यता मिले। तो हेतु निकालने का ये एक तरीका है कि आपको पेशेंट से बार बार, एक बार, दो बार, तीन बार, क्योंकि क्रॉनिक केस जब आप डील कीजिएगा तो वहां पे आपको जरूरी नहीं कि एक बार में ही मतलब पेशेंट का कंप्लीट डाटा आपके पास आ जाएगा और आप ट्रीटमेंट कर लोगे। तो वहां पे आपको निराश नहीं होना है, बार बार प्रयास करना है, और उसमें आपको यदि सही हेतु मिलते हैं तो फिर आपको वहां पे लाभ होता है। तीसरा पॉइंट जो हम लोगों ने लिया था वो था मेंटेनिंग कॉज। कई बार कोई बीमारी है तो उसको मेंटेन करने वाले कई सारे कॉजेज हैं, जैसे वहाँ का वातावरण और वहाँ के जो भी लोग हैं अगल बगल के वो किस तरह से हैं, वहाँ का समाज किस तरह का है, इन सभी चीजों का ध्यान देना चाहिए। और मेंटेनिंग कॉज के कई तरह के उदाहरण आपके साथ आएंगे, जैसे दूसरी विषजन्य यदि कोई व्याधि है और वहाँ पे उसके घर में डाइट की हिस्ट्री सही नहीं है तो उस चीज को वहाँ पे ध्यान दे सकते हैं आप। या फिर कई बार क्या होता है कि मिट्टी का घर है और उसमें पेशेंट रह रही है, काफी सीढ़न वाली जगह पे पेशेंट रह रही है और वहां पे आम बात की समस्या यदि बन रही है या फिर कोई भी इस तरह की विकृति आ रही है, तो वहां का जो आहार परिवेश है ना वो मेंटेनिंग कॉज के रूप में काम करता है। और यदि वो ठीक नहीं रहा तो फिर आप चिकित्सा कुछ भी दीजिएगा, बीमारी ठीक होगी और फिर वापस आ जाएगी। इसलिए इस बात का बिल्कुल ध्यान रखना है। और इसके बाद जो हम लोग का चौथा पॉइंट था उसमें था पास्ट हिस्ट्री को लेना, क्योंकि पास्ट हिस्ट्री में यदि कोई पेशेंट किसी क्रॉनिक डिजीज से, किसी बड़ी बीमारी से यदि ग्रसित रहा है या रही है और वो ट्रीटमेंट ली है, तो उस ट्रीटमेंट के प्रभाव से या उस बीमारी के प्रभाव से, या हो सकता है कई बार उस बीमारी में जो दोस्त उससे की समूर्छना थी कम्प्लीटली ठीक नहीं हुआ, या फिर उसके बाद जो बीमारी ठीक हो गई तो उसके बाद जो वहां पे डैमेज हुआ धातुओं का उसके लिए रसायन चिकित्सा नहीं दी गई, तो फिर वहां पे दोषों का संचय और प्रकोप वहां होने लगता है। तो इस तरह की चीजों में आपको काफी हेल्प मिलेगा पेशेंट की पास्ट हिस्ट्री का। तो यहाँ तक हम लोगों ने पहले बात काफी डिटेल कर चुके हैं लोग। अब जो आज का पांचवा हमारा पॉइंट बनेगा ये है कि यदि इसने में हमारी फाइंडिंग हो गई तो ठीक, यदि ये भी पॉइंट के बाद भी मेरे को लाभ नहीं मिल रहा है तो पांचवा पॉइंट है कि उस परिवार की फैमिली हिस्ट्री लेना। उस परिवार में किस तरह के समस्या है और किस तरह की मतलब कोई बीमारी, कोई डिजीज या कुछ भी इस तरह की जो स्थितियां हैं उसके बारे में आप लोगों को बिल्कुल जानना चाहिए और इसके बारे में आपको पूछना चाहिए। अब इसका कारण क्या है कि हम लोग जो अभी के समय में है, यहाँ हमें पता है कि डीएनए या जीन जो है हमारे पास एक इंफॉर्मेशन के रूप में आता है और उसमें हम लोग काफी तरह के डिजीज को कैरी करके लाते हैं। और अपने शास्त्रों में भी कई जगह पे कुष्ठ के बारे में रेफरेंस है, किलास के बारे में रेफरेंस है, स्विफ्ट के बारे में रेफरेंस है। ठीक है, इस तरह की कई बीमारियों में रेफरेंस है कि वो बीमारियां संतानों में कैरी करती है। अब यदि कोई पेशेंट आपके पास ऐसा आया है जिसको ये कोई बीमारी की खानदानी हिस्ट्री, कई पीढ़ी से उनके पास वो है, और उसमें यदि आप चिकित्सा दे रहे हैं और आपको लाभ नहीं हो रहा है, तो आपको ये समझ में आ जाएगा वहां से कि ये व्याधि की याप्य अवस्था भी हो सकती है, असाध्य अवस्था भी हो सकती है, कब मुझे केस अपने पास होल्ड करके रखना है और कब मुझे ये केस छोड़ देना है। क्योंकि यदि आप नए चिकित्सक हैं और आपके पास इस तरह के क्रॉनिक केस आ रहे हैं और आपको इस तरह की हिस्ट्री नहीं पता है और आप उसका ट्रीटमेंट दे रहे हैं और स्थितियां धीरे धीरे वर्ष होती चली जाएंगी, तो वहां पे आपको ये मतलब अपयश की प्राप्ति होने लगती है कि उनके पास चिकित्सा करने के लिए गए और यदि दुर्भाग्य से जिस चिकित्सक के पास आपको छोड़कर पेशेंट गया और उसने ये कह दिया कि आप मेरे पास पहले आए रहते हैं और मैं आपको ठीक कर दिया रहता, तो जिंदगी भर के लिए पेशेंट आपको अपयश देता रहेगा और आपकी प्रैक्टिस को प्रभावित कर देता है। इसलिए यदि पारिवारिक हिस्ट्री है किसी एक तरह की बीमारी का लगातार और उस केस में आपकी चिकित्सा से लाभ नहीं हो रहा है, तो यदि आप नए चिकित्सक हैं तो उस केस को आप क्विट कर दीजिए या अपने किसी अच्छे जो अनुभवी वैद्य हैं आपके नजर में उनके पास आप उसको रेफर कर सकते हैं, या पेशेंट को ये चीज एक्सप्लेन कर सकते हैं कि भाई साहब देखिए ये आपके फैमिली हिस्ट्री में है, इस पे हम कोशिश करेंगे। और फिर आप ईमानदारी से पूरी युक्ति लगाकर, मतलब पंचकर्म चिकित्सा, शोधन चिकित्सा, रस भस्म चिकित्सा, ठीक है, फिर देव व्यापाश्रयी चिकित्सा, हर का आपको यूज करना पड़ेगा यदि कोई पेशेंट की फैमिली हिस्ट्री आ रही है तो। इसमें एक उदाहरण मैं आपको देता हूँ, त्र्यंबक गोटके सर, त्र्यंबक गुटके, मेरे पास एक बुक है, यही है आयुर्वेद करके, वो त्र्यंबक गोगटे सर, इनका एक केस था कि इनके पास एक पेशेंट आई थी जो कि कंप्लेन लेकर आई कि सर मेरे शरीर के पार्ट्स पार्ट्स से ब्लड निकलता है, आंखों से ब्लड आता है, नाकों से ब्लड आता है, स्किन से ब्लड आता है,
पेशाब में ब्लड आता है, इस तरह की वो हिस्ट्री लेकर आए। अब ये जो हिस्ट्री है क्लियर तिर्यकगत रक्त पित्त का हिस्ट्री है। सर चिकित्सा देना स्टार्ट किए, वासा का प्रयोग कर रहे हैं, वो बस्ती भी दे डाली, ठीक है, और भी सारी चिकित्साएं कर डाली, रस भस्म सब चला डाले थे। वहां पे उन्हें उस तरह से रिजल्ट नहीं मिल रहा था। फिर सर जब उस पेशेंट से हिस्ट्री लिए तो पता चला कि ये सब प्रॉब्लम इसके नाना को भी था, ठीक है, इनके नाना को भी इस तरह की प्रॉब्लम पहले बनी हुई थी। तो अब क्या है कि यदि इस तरह की हिस्ट्री आपको मिल रही है परिवार में तिर्यकगत रक्तपित्त की, तो ये आपके बच्चों के साथ कैरी कर जाता है। और मॉडर्न इसे हीमोफीलिया बोल रहा है, पर आपके यहाँ तो ये तिर्यकगत रक्तपित्त है। तो इसमें आप जब भी चिकित्सा दीजिएगा तो ये दावा आप नहीं कर सकते हैं कि मैं इसको दवा से 100% क्योर कर दूंगा। तो इसको आप एक्सप्लेन करके अपने पेशेंट को आप अच्छे से दवा दे करके, और या व्यवस्था मतलब दवा खाते रहिए, दिनचर्या का पालन कीजिए, नियम से चलिए, आप ठीक रहिएगा। लेकिन यदि आप थोड़ा भी नियम को तोड़ते हैं तब व्याधि आपको बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा सकती है। इस तरह का आप वहां पे सजेस्ट करके आप ट्रीटमेंट कर सकते हैं। लेकिन यदि फैमिली हिस्ट्री आपके पास नहीं है तो फिर आप रक्तपित्त की चिकित्सा देते रह जाइएगा, या फिर कोई और भी डिजीज है, स्किन डिजीज है या कुछ भी है, या कई बार आपके मानसिक रोग होते हैं जो कि कैरी करते हैं। तो यदि इस तरह की हिस्ट्री मिल रही है तो वहां पे आपका एटीट्यूड, आपका अनसक्सेस होने के बाद का जो एटीट्यूड है उसमें आपको डिप्रेशन नहीं होगा, और आप इन चीजों को अच्छे से समझ सकते हैं, या पेशेंट को कई बार काउंसिल भी कर, आप उनको समझा सकते हैं, काउंसलिंग कर सकते हैं कि देखिए ये जो हुआ सो हुआ, इसके बाद जो आपका बच्चा होगा या आपके यहाँ जो भी वंशज होंगे उनको ये तकलीफ ना आए, इसके लिए आप हमारे आयुर्वेद के जो गर्भधारण के जो सिद्धांत है इसका पालन कीजिए। दोनों लोग प्रॉपर पंचकर्म कराइए, फिर ट्रीटमेंट लीजिए और फिर गर्भधारण कीजिए, तो आपको ये तकलीफें नहीं होंगी, और इसमें कई बार काफी अच्छे रिजल्ट्स आ जाते हैं। इसलिए ये चीज ध्यान रखना है कि यदि पेशेंट के फैमिली हिस्ट्री इस तरह की है तो उसमें ये ध्यान देना है। डॉक्टर कामनी धीमना मैम का भी एक केस था, वो बता रही थी कि जो इनफर्टिलिटी के केसेस आज के डेट में आ रहे हैं, और उनमें खास करके ये देखा जाता है कि ये इस तरह की प्रॉब्लम इनकी माता को भी था या उनके माता को था, और वहां पे ओवुलेशन प्रॉपर नहीं हो रहा है, या फिर एक का फॉर्मेशन नहीं है, जन्म से ही एक कम बने हुए हैं, या इस तरह की जो समस्याएं हैं, एट्रोपी है यूट्रस की, या पीसीओडी भी कई बार कैरी करता है। तो इस तरह में आपको क्या करना है, पेशेंट को एजुकेट करना है, जो समस्या है, जो दोष धातु की इनबैलेंस है, इसको आप ठीक कर लीजिए अपनी चिकित्सा से। लेकिन चूंकि जो व्याधि है वो जन्म से ही हो चुकी है, और सहज व्याधि जो होती है वो स्वभाव से ही कष्ट साध्य होती है, तो इस चीज को आप वहां पे एक्सप्लेन करके और आप इसको ट्रीटमेंट दे सकते हैं, और इनके आने वाले भविष्य की पीढ़ियों को आप इससे बचा सकते हैं। तो जैसे जैसे आपका अनुभव बढ़ेगा, जैसे जैसे आपकी ख्याति बढ़ेगी, या आपसे और भी पेशेंट अन्य अन्य बीमारियां दिखाकर ठीक होने लगेंगे, तब आपके पास केसेस बहुत कॉम्प्लिकेटेड स्ट्राइक करने लगेंगे। ऐसे केसेस आएंगे जो कि 5 साल 10 साल 20 साल से सफरर है, तो उन केसेस में आपको इस तरह की चीजें ध्यान देनी है, और वहां पे पेशेंट को यदि आप एजुकेट करते हैं तो पेशेंट वहां पे आपका ठीक होता है। ठीक है, तो इस तरह की आप हिस्ट्री को जरूर ध्यान दीजिए कि वहां पे फैमिली हिस्ट्री हमें लेनी है। और इन सबों का देखिए, एक बात समझिए कि जो आयुर्वेद है ये आयु का वेद है, मतलब कि जीवन जीने की एक कला है। तो कलाएं तो मतलब कहीं भी एक्सप्रेस हो सकती है ना। जो भी इस सृष्टि में जीव बना हुआ है, इंसान से लेकर मेंढक तक, कुछ भी हो, तो उसका एक ही उद्देश्य है कि उसका आहार, जो हम लोग बताया गया, प्राण ऐष्णा धन ऐष्णा परलोक ऐष्णा, तो धन ऐष्णा तो पशुओं में नहीं रखता, लेकिन प्राण ऐष्णा, ठीक है, और उनके पास मतलब खाने पीने की ऐष्णा तो बनी रहती है। और लंबा जीवन जीने के लिए सब अलग 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 तरीके से अपने आप को एक्सप्रेस करते हैं, अलग अलग तरीके फॉलो करते हैं। तो यदि आपकी दृष्टि इस तरह की है कि आप ये ध्यान दे पा रहे हैं कि कौन सा जीव किस तरह से काम कर रहा है, या कहीं पे कोई कल्चर में कोई खास तरह की परंपरा चल रही है, तो इसका यदि आपका ऑब्जर्व मतलब आपका ध्यान देने की क्षमता है ना, तो फिर आप वहां से आयुर्वेद निकाल सकते हैं। क्योंकि आयुर्वेद शास्त्र मतलब ऐसा है कि ये ब्रह्मा को स्वतः स्फूर्त हुआ। तो स्फूर्त हुआ का मतलब क्या हुआ कि उनके ऑब्जर्व मतलब उनके दृष्टि में, उनके ऑब्जर्वेशन में ये आया, इस तरह से हो सकता है। और आप नोटिस कीजिएगा कि जब भी प्रकृति का कोई भी नियम हम लोग जानते हैं तो कैसे होता है, प्रकृति में वो चीजें एग्जिस्ट करती है, पहले हमारी दृष्टि पड़ती है,
फिर हम उसके पीछे के रहस्य को खोलते हैं और फिर खोज करके हम ट्रीटमेंट या उससे हम लाभ लेते हैं, ट्रीटमेंट ही नहीं लाभ भी लेते हैं। तो ये लाभ कब आएगा, इसके लिए हमें पात्रता की आवश्यकता है। मैं पिछले क्लास में बताया था आपको कि आयुर्वेद के चरक संहिता के पहले ही अध्याय में वर्णन है कि जो आचार्य थे, आचार्य के फिर 6 शिष्य थे, ये लोग पढ़ाई करने आए थे और ये पढ़ रहे थे, तो इनके अंदर ज्ञान देवता प्रवेश किए। ये ज्ञान देवता प्रवेश किए का अर्थ ये है इतना सा कि ये जो 8 देव हैं, ये क्या है, ये आपका दृष्टिकोण है। पढ़ते पढ़ते हर तरह के केसेस को देखते देखते इनके अंदर वो दृष्टि पैदा हो गई कि ये किसी भी चीज को देख करके उसके पीछे के रहस्य को समझने में काफी अनुभवी हो गए। ये किसी भी चीज को बहुत आसानी से समझ सकते थे और समझ करके अपने मानव कल्याण के लिए इसका प्रयोग कर सकते थे। इसमें क्या था कि बुद्धि। अब बुद्धि मतलब क्या होता है कि कोई मरीज मेरे पास आया, ये मैं आपको डॉक्टर्स का परिप्रेक्ष्य बता रहा हूँ, तो इसको कौन सी ट्रीटमेंट मॉड्यूल देनी है, कौन सी दवा देनी है, ठीक है, क्या इसकी समस्या है, कितना रोग और कितना रोगी का बल है, इसका जो निश्चय करने की क्षमता है वो बुद्धि है। अब ये प्राप्त कैसे होगा, तो प्राप्त करने का एक ही सिद्धांत है, बार बार अभ्यास करना, रिपीटेड एक्सपोजर। यदि आप आयुर्वेद के किसी भी सिद्धांत को या किसी भी तरह के प्रैक्टिस को बार बार लगातार करिएगा तो उसमें आपकी परिपक्वता आएगी और फिर क्या होगा, उससे फिर वो चीज आपके आचरण में आ जाएगा। उसी अवस्था को आचार्य बोलते हैं भारतीय दर्शन में। आचार्य मतलब कि वो चीज आपके लिए बहुत आसान हो गया, ठीक है। फिर उसमें आपका सिद्धि है, उस काम में आपकी परफेक्शंस काफी अच्छे हो गए हैं। फिर स्मृति। स्मृति मतलब अनुभूत विषय जो आपका पीछे आपके नॉलेज में है वो आपको इजिली आपके पास एक्सप्रेस हो जाए। आप अंधेरे में भी इंजेक्शन डालने जाए तो एकदम प्रॉपर इंजेक्शन जाए। ये हो गया आपका, ये स्मृति का इफेक्ट है कि आपने इतना अभ्यास कर लिया कि वो चीजें आपके सबकॉन्शियस माइंड में एकदम रजिस्टर्ड हो गई, स्टोर हो गया, ठीक है। फिर मेधा, धृति, कृति, क्षमा, ये सब चीजें आपको वहां पे प्राप्त हो जाएंगी। लेकिन ये प्राप्त हो और एक आप अच्छे वैद्य बने, इसके लिए फर्स्ट चीज क्या है, शास्त्र का अध्ययन और रिपीटेड। एक बार गड़बड़ हुआ और क्या गड़बड़ी हुई इसको ढूंढेंगे, ढूंढने के बाद हम इस पे वर्क करेंगे, ठीक है। तो इस तरह से होता है आपका। फिर इसमें एक चीज ध्यान देना है कि यदि कोई विकृति पेशेंट में आ रही है, कैसे ध्यान देंगे, कहाँ से हम पूर्व का इतिहास ले, तो अपने यहाँ बताया गया कि पितृ के कारण से कौन कौन से ऑर्गन का निर्माण होता है और माता के कारण से कौन कौन से ऑर्गन का निर्माण होता है। तो इसमें है कि पिता के से केस है, दाढ़ी है, नख है, रोम है, दांत है, हड्डी है, शिरा है, स्नायु है, धमनी है, वीर्य है, तो इन सबों का निर्माण जो है वो पिता से होता है। तो यदि इनमें यदि आपको विकृति दिख रही है तो आपको पिता के हिस्ट्री के बारे में ज्यादा ध्यान देना है। तो आपको प्रश्न जो भी पूछना होगा तो बच्चा या बच्ची जो आपके पास आई हैं उनके पिता से प्रश्न पूछिए, पिता पक्ष का। माता के पक्ष के बारे में पूछना तो माता से पूछिए, अदरवाइज आप पिता से माता के पक्ष के बारे में पूछिएगा तो वहां पे आपको रिजल्ट नहीं पता चलेगा, वहां पे आपको चीजें नहीं जानकारी मिलती है, इसलिए ये चीज आपको ध्यान देनी है, ठीक है। इसके बाद अगला पॉइंट है कि माता से क्या प्राप्त होता है। तो देखिए माता से बच्चों में बहुत सी चीजें आती हैं, जिसमें त्वचा है, रक्त है, मांस है, मेद है, नाभि है, हृदय है, क्लोम है, यकृत है, प्लीहा है, वृक है, बस्ती है, ठीक है। मतलब कि ओवरऑल जो पुरुष के बाद पिता प्राप्त होने के बाद जो भी चीजें बचती हैं वो माता से प्राप्त होती हैं और कुछ आत्मज भाव होते हैं। तो इसका आपके पास यदि नॉलेज है तो आप यहाँ से इजिली किसी चीज को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं कि ये जो प्रॉब्लम आई है ये किधर साइड का जेनेटिकल इंफॉर्मेशन में गड़बड़ी है, और इसके हेल्प से आप बहुत आसानी से इन चीजों को ट्रेस कर सकते हैं और इससे आपको निराशा भी नहीं आएगा, ठीक है। तो ये चीजें आपको ध्यान देनी है। जब मैं धुलिया गया था तो डॉक्टर नाना जोशी सर थे, तो उन्होंने एक केस शेयर किया था हम लोगों से कि उनके पास एक ऐसी बच्ची आई जिसका उम्र लगभग 14 साल था और उसको सैया मूत्र की प्रॉब्लम थी। बार बार उसका जो मतलब यूरिन था वो सोने के बाद बिस्तर पे हो जाता था। और अनफॉर्चुनेटली उसके जो फादर थे वो थे साइकेट्रिस्ट, न्यूरो साइकेट्रिस्ट थे, और जो उनकी माता थी वो गायनकोलॉजिस्ट थी, और दोनों मॉडर्न के डॉक्टर थे। लेकिन चूंकि बार बार इस तरह की समस्या आने के बाद उन लोगों इतने परेशान हो गए कि उन्होंने सारे ट्रीटमेंट मॉड्यूल्स को ट्राई कर लिया, मॉडर्न के सारे ट्राई कर लिए, फिर साइकेट्रिक ट्रीटमेंट चला,
फिर उसके बाद से उन लोगों ने और भी पद्धतियां ट्राई की। फिर कहीं से नाना जोशी सर के बारे में उनको पता चला और इनसे उन लोगों ने कांटेक्ट किया। अब नाना जोशी बता रहे थे कि जब उनके पास ये कंप्लेन ये केस आया तो उसकी माँ बोली कि सर मुझे तो लगता है कि ये ठीक ही नहीं होगा, क्योंकि ये प्रॉब्लम जो है, इस तरह का प्रॉब्लम हमारे परिवार में रहा है। मतलब मेरी मम्मी को था, मुझे था, ठीक है, और धीरे धीरे 25-30 बरस की उम्र आते आते ये धीरे धीरे बंद हुआ है। और मेरी मम्मी को वापस से चालू हो गया जब उनका उम्र अब 60 बरस के आसपास है, तो भी वो मतलब यूरिन को रोक नहीं पाती है, होल्ड नहीं कर पाती है, उनका यूरिन हो जाता है। तो नाना जोशी सर ने कहा कि अच्छा ठीक है। तो नाना जोशी उस समय हम लोगों से बताए थे कि देखो, बस्ती का निर्माण माता से होता है। तो मैं ये समझा कि इसके मातृकुल में कुछ गड़बड़ी है। तो सर ने उस समय उसको कुचिला का योग दिया, उस समय उसको मेद्य रसायन भी दिए और बस्ती ट्रीटमेंट दिया, जिससे कि पेशेंट को फायदा हो गया। लेकिन सर ने मतलब वहां पे बता रहे थे हम लोगों को कि देखो, इसमें कुछ नहीं था, यदि इसकी माता का शोधन कर दिया जाता तब प्रेगनेंसी इनकी होती तो ये विकृति नहीं आती। और फिर उन्होंने कुछ रसायन दे करके, जैसे बटसुंग रसायन था, ये उन्होंने बताया था कि इसको चला दीजिएगा तो तकलीफें नहीं आएंगी। तो वहां उन्होंने ये इंडिकेटेड किया कि एक छोटी सी प्रॉब्लम सैया मूत्र यदि नहीं ठीक हो रही है, पेशेंट बार बार आ रहा है, तो वहां पे आपको ध्यान देना है कि बस्ती का निर्माण माता से होता है, तो विकृति वहां से भी आ सकती है। यदि हिस्ट्री मिल गई कि माँ को भी प्रॉब्लम था, नानी को भी प्रॉब्लम था, तो वहां आपका चिकित्सा जो है उसमें मुहुर मुहुर शोधन, बार बार शोधन करना है, बार बार रसायन देना है, ठीक है। शोधन से क्या होगा कि दोष निकलेंगे, रसायन से नई धातुएं बनेंगी, तो विकृतियां हो सकती हैं कि डिजोल्व हो जाए। इस तरह का आप अनुमान करके चिकित्सा दे करके लाभ करा सकते हैं, ठीक है। तो ये चीजें आपको वहां पे ध्यान देनी है कि माता से जो ऑर्गन बना है तो उसमें विकृतियां हो सकता है कि उधर से आए, और उसमें गड़बड़ी यदि हो रही है तो गड़बड़ी के लिए आपको इस तरह से आप ट्रेस कीजिएगा, ठीक है। इसके बाद एक और चीज है कि आज के डेट में अभी देखने को मिल रहा है कि जो पेशेंट हैं जो थोड़े से आयुर्वेद के प्रति झुके हुए हैं, उनको आयुर्वेद की गलत इंफॉर्मेशन भरपूर मात्रा में मिल रहा है। और इस समय का जो सिचुएशन है, इसमें अफवाहों का दौर है। 90% इंफॉर्मेशन आपको गलत मिलेंगे। यदि आप यूट्यूब खोल करके आप सर्च कर लीजिए किसी भी चीज को, उसको बताने के लिए 5,000 तरह के बाबा लोग आ जाएंगे, और वो इतने इन्फॉर्मेशन दे देंगे आपको कि आपका खुद एक बार डाउट हो जाएगा कि यार बुक्स में तो मैंने तो नहीं पढ़ा था यार। और दुर्भाग्य की बात क्या है कि चरक सुश्रुत बागभट्ट का रेफरेंस दे देंगे आपको, ठीक है। तो जब इस तरह के रेफरेंसेस आपको मिले, तो आप उन चीजों को क्रॉस वेरीफाई एक बार जरूर कर लीजिए कि सच में शास्त्र में क्या लिखा हुआ है। और खास करके जो अति अम्बू पान है, जो सुबह उठ करके ज्यादा पानी पीने की टेंडेंसी है, या फिर और भी चीजें, बहुत सारी चीजें आपको मिलेंगी और बताने की जरूरत नहीं है, आपसे दिन भर टकराता होगा। एक और मैं आपको बता रहा हूँ कि अभी एलोवेरा जूस पीने का बहुत ज्यादा चलन है। काफी कंपनियां लॉन्च की हुई हैं, काफी सारे लगभग सारे आयुर्वेद की जो भी कंपनियां हैं उन्होंने लॉन्च किया है, इसके काफी गुणगान है। पर क्या आयुर्वेद में इसकी इसको रसायन के तौर पे कहीं लिखा गया है? आप लोग देखिए। और यदि मेंशन किया गया है तो साथ साथ में क्या इसके दोष बताए गए हैं? यदि आपके पास द्रव्य गुण होगा प्रियव्रत शर्मा जी का, तो उसमें आप यदि कुमारिका को पढ़िएगा तो वो तीक्ष्ण विरेचक गण की दवा है, यानी दस्त कराने वाली है। इफेक्ट कहाँ का है? त्वचा। लॉन्ग टर्म यूज पे क्या होता है? अर्श की उत्पत्ति होती है। तो आपके पास यदि कोई पेशेंट आ रहा है जो कि इस तरह के उटपटांग चीजें करके आया है, और वो क्यों किया, उसे लगता है कि आयुर्वेद में लिखा हुआ है बहुत बढ़िया चीज है और समझाया भी जाएगा। आयुर्वेद कहता है कि जो जीव जहाँ पे है उसके इर्द गिर्द की औषधियां पूर्ण उसके लिए फायदेमंद होती हैं, या हिमालय की औषधियां फायदेमंद होती हैं। पर आपको समझाया जाएगा कि ये प्लांट जो है ये बहुत दुर्लभ है, इसकी इतनी प्रजातियां जो आपके अगल बगल में प्राप्त होती हैं सब बेकार है, ये यहाँ वाली मेरी वाली बहुत अच्छी है। तो इस तरह के मार्केटिंग से आपको बचना है और बचाना है अपने आयुर्वेद को। अदरवाइज क्या होगा कि जो 3,000 4,000 रुपए की दवाइयां आ रही हैं, उसका आप प्रयोग कर दीजिएगा, और प्रयोग करिएगा तो उसके साथ एक आपको किताब दिया जाएगा जो साइंटिफिक डाटा शो करेगा। आप यूज करोगे, कुछ दिन तक फायदा होगा, लेकिन आपका आयुर्वेद का अनुभव तो हुआ नहीं, और मरीज उसको बंद कर देगा, उसको नुकसान हो जाएगा, तो आपकी प्रैक्टिस गड़बड़ हो सकती है। इसलिए
हमेशा अपना आंख कान खोल के रखिए, और जब भी कोई इस तरह की कंपनी आपको कोई भी प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस कर रही है, या कोई पेशेंट इस तरह का प्रोडक्ट यूज करके आपके पास आया है, और उसके 6 महीने 8 महीने 1 साल के बाद यदि कोई तकलीफ भी आ रहा है, और पास्ट हिस्ट्री में इन सब तरह के कोई भी फूड सप्लीमेंट मिल रहे हैं, तो एक बार उसको आप जरूर क्रॉस वेरीफाई कर लीजिए, उसको गूगल कर लीजिए, उसे अपने शास्त्रों में ढूंढ लीजिए कि उस तरह की चीजों का क्या साइड इफेक्ट हो सकता है। ठीक है, क्योंकि वेट लॉस के लिए पेशेंट आजकल पिपली का यूज कर रहे हैं, पिपली के बहुत सारे एसेंस, बहुत सारे मटेरियल्स आ रहे हैं जिसको लोग यूज कर रहा है, और लॉन्ग टर्म तक हेवी मात्रा में यूज कर रहा है। वेट लॉस तो हो गया, लेकिन उसके इफेक्ट से फिर पेशेंटों में नपुंसकता पैदा होने लगती है। अपने यहाँ जो शहद है या मधु जिसको बोलते हैं, हनी, इसको गर्म चीज के साथ काफी ज्यादा एलर्जी है। यहाँ तक बताया गया कि दौड़ कर कोई आ रहा है, शरीर यदि गर्म है, पसीना आ रहा है, तो शहद मत खाइए। और वहीं आपको यूट्यूब पे ज्ञान मिलेगा, गर्म पानी में 1 चम्मच नींबू डालिए और 2 चम्मच शहद डालिए और पी लीजिए। अब पीने से क्या होगा कि क्रम से रस रक्त मांस में अस्थि मज्जा शुक्र का क्षय हो रहा है। तो सॉरी, मांस मेद का क्षय तो दिखा, अरे वेट लॉस हो रहा है, लेकिन अस्थि मज्जा शुक्र का क्षय हुआ तो जीवन पे बनाई, है ना। तो ये चीज जरूर ध्यान देना है कि पेशेंट कई बार आयुर्वेद के नाम पर आयुर्वेद के काम को गलत तरीके से करता है, और वो उसका बहुत स्ट्रांग हेतु रहता है, और उसे वो पता नहीं है, इसलिए वो बताता नहीं। ठीक है, तो ये चीजें आपको जरूर ध्यान दे देनी है कि डाइटरी हैबिट में पेशेंट किस तरह से कर रहा है। फिर एक चीज और, जैसे मानिए आपके पास कोई आंख का पेशेंट आ रहा है। अब सोढल का किताब क्या है, जो सोढल ने जो किताब लिखा है गद निग्रह, उसमें वो लिखते हैं कि नाक के बाल को या नाक के पास के बालों को यदि कोई उखाड़ता है तो नेत्र रोग होते हैं। और आप एक चीज ऑब्जर्व करो कि यदि किसी महिला को या किसी पुरुष को यदि इस तरह का प्रॉब्लम आ रहा है, ठीक है, या आ रही है, तो उसके एक हेतु ये भी बन सकते हैं। तो आपका काम ये है कि जो भी आयुर्वेद की किताबें हैं, चरक सुश्रुत बागभट्ट के अलावा खैदेव निघंटू है, इधर सोढल की लिखी हुई किताबें हैं, और भी बहुत सारे किताबें हैं आपके, उन सबों को आप अलग 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 पर्सपेक्टिव में उसको पढ़िए। उन्होंने क्या अनुभव किया, उन्होंने क्या दिनचर्या बताया, क्योंकि 80% चीजें आपको सेम मिलेंगी दिनचर्या में, लेकिन कहीं कहीं किसी किसी ने कुछ खास चीज को बताया है, और वो इस समय इंट्रोड्यूस हो रहा है। एक जगह पे उसमें उनमें और भी मिला है कि यदि शरीर के छाती के बाल को या हाथ पैर के बाल को यदि कोई नोचता है, नोच नोच के उखाड़ता है, तो उससे गर्भाशयगत विकृति होती है। उन्होंने इस चीज को मेंशन किया है वहां पे। ठीक है, तो इस तरह के हैबिट्स को नहीं करना है। अब इस समय क्या है कि यदि आपके पास कोई महिला आ रही है और वो अपने हेयर को रिमूव करा रही है, यदि खास करके उखाड़ने वाले कोई भी तकनीक को अपनाए हुए, तो वो एक हेतु है। तो आपको यदि ट्रीटमेंट देना है तो उस चीज को आप उसको समझाइए कि इसका कोई और विकल्प हो तो उसे यूज करे, ये वाला चीज बंद कर दे, क्योंकि ये आपकी इस तरह की विकृति को पैदा कर सकता है। और आपको ये बात सोचना होगा कि इस समय इतने स्ट्रॉन्ग हेतु बन के आ रहे हैं कई चीजों के, कि उसको लोग अवॉइड नहीं करके समस्याएं पैदा कर दे रहे हैं। जैसे उदाहरण के तौर पे मासिक के समय में महिलाओं का वर्कआउट करना। अब चूंकि टीवी में ऐड आ रहा है कि मासिक धर्म के समय में वो बैडमिंटन खेल रही हैं, टेनिस खेल रही हैं, फुटबॉल खेल रही हैं, ठीक है, और अपना आयुर्वेद क्या कहता है कि उस समय ब्रह्मचारिणी के समान रहना है, स्थिर होकर रहना है। गवर्नमेंट 2 दिन की छुट्टी भी दे रही है, फिर भी लोग इस तरह के कर रहे हैं। अब चूंकि उस समय क्या है कि धातु क्षय हो रहा है, और धातु क्षय में यदि आप वर्कआउट कर रहे हो या कुछ भी बात वृद्धि के हेतु को सेवन कर रहे हो, तो ये बात की वृद्धि होगा तो फिर गर्भाशयगत विकृति तो पैदा कर देगा। अब वहां पे बात की वृद्धि हो तो कुछ भी पैदा कर सकता है। तो यदि आपके पास इनफर्टिलिटी का ट्रीटमेंट करने के लिए कोई आ रहा है, गर्भाशयगत विकृति का ट्रीटमेंट लेने के लिए आ रहा है, तो आप उसकी सबसे पहले दिनचर्या को ठीक करने के साथ साथ में ये जो उन लोगों का मासिक चर्या है इसको जरूर ठीक कर दीजिए। और कई बार ऐसा हुआ कि अनएक्सप्लेन्ड इनफर्टिलिटी में नॉर्मल दवाइयां देने के बाद यदि 6-8 महीने तक पेशेंट इस चीज को फॉलो करता है तो गर्भ धारण कर लेता है। ठीक है, तो ये चीज जरूर ध्यान देना है कि पेशेंट की गड़बड़ी क्या है उसको ढूंढना। ठीक है, उसके लाइफस्टाइल से, उसके वर्कआउट से। अब इसके बाद हमारे पास एक छठा पॉइंट बन करके आता है कि जो पेशेंट है उसको जो मैंने औषधि दी है वो औषधि का अनुपान क्या है, क्योंकि औषधियों के अनुपान के बदल देने से उसके एक्शन एकदम से बदल जाते हैं। जैसे चंद्र प्रभा बटी, उसको यदि आप वासा 16 से दे दें तो कहीं और काम करेगा, त्रिफला साथ दीजिएगा कहीं और काम करेगा। तो अनुपान को सिलेक्ट करना है, क्योंकि जनरली देखिए
यदि आप चंदन प्रभा बटी दे रहे हैं तो पानी के साथ ले लिया, तो उसका एक्शन सीमित है, वो सिर्फ यूरोजेनेटिकल ऑर्गन पे काम करेगा। लेकिन यदि आपको सॉरी, यदि आपका तर्पण करना है, नेत्र का तर्पण करना है, ब्रेन का तर्पण करना है, चेस्ट का, ठीक है, या वहां पर चूंकि वीर्य वृद्धि करानी है, वहां नए धातु को बनाना है, तो गामित को वहां तक करने के लिए हमें अनुपान का सहारा लेना पड़ता है। तो अनुपान को जरूर ध्यान दीजिए छठे में। यदि मेरी सारी चीजें ठीक है, मैंने सब ध्यान दे लिया, तो दवाइयों का अनुपान बदल दें, अनुपान बदल करके देखिए, ठीक है। फिर सातवां समय आता है कि औसत सेवन काल। मैं औषधियां दे कब रहा हूँ, क्योंकि समस्या क्या है कि इस समय हम लोगों का जो बुद्धि है वो एलोपैथ से पूरी तरह से उपस्कृत हो गया है। हम लोग यूज करते हैं टीडीएस, बीडी, ओडी, ठीक है। तो ये बीडी, ओडी, टीडीएस जो भी चीजें हैं, ये एलोपैथ की तरीके हैं, ठीक है। यदि कोई पारा की बनी हुई औषधि आप दे रहे हैं, तो उसके साथ क्या है कि नमक का प्रयोग नहीं होना चाहिए। तो नमक का प्रयोग नहीं चाहिए, आपकी किताबों में मेंशन है। तो अब क्या करना है आपको, यदि पारा की कोई औषधि देनी है तो खाली पेट दे दीजिए, खाना खाने से लगभग 1-1.5 घंटे पहले दे दीजिए, तो तकलीफें नहीं आएंगी। नहीं तो खाना खाने के बाद यदि आप आरोग्य वर्धनी चला रहे हैं, तो आप ये कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि मेरी मेडिसिन कंप्लीट काम करेगी, क्योंकि वहां पे जो पारा मरकरी का जो योग जाएगा वो उस तरह से एक्शन ही नहीं कर पाएगा नमक के प्रेजेंस में, ठीक है। और तभी तो जब क्रॉनिक डिजीज हम लोग हैंडल करते हैं, जैसे जलोदर हो गया या कुछ और, तो वहां पे क्या रहता है, दूध भात देना है, केवल दूध पथ्य में है, गोमूत्र देना है। तो क्यों लिखा गया है, क्योंकि वो उस चीज को एक्सलरेट करता है, आपके पेशेंट के ठीक होने के स्पीड को बढ़ा देगा, वो पेशेंट जल्दी जल्दी ठीक होगा। तो इस चीज का जरूर ध्यान देना है कि हमें इस मेडिसिन को कहाँ लेकर जाना है और किस तरह से कराना है। जैसे त्रिफला है, यदि आप ऋतुचर्या पढ़ रहे हैं तो उसमें है कि इस ऋतु में इसके साथ, इस ऋतु में इसके साथ, ठीक है। तो अब उस ऋतु में कौन से दोष की वृद्धि हुई रहती है, यदि उस दोष का वृद्धि वाला पेशेंट हमारे पास गर्मी के दिन में आ गया, तो आप ट्रिप्लिक साथ दे सकते हैं। वो हमारे पास एक छूट है, हम 200 का एनालिसिस करके हम अपने साथ अनुपान दे सकते हैं, ठीक है। तो ये चीजें आपको इस तरीके से समझनी होगी और इसे प्रयोग करना होगा समय के साथ में, ठीक है, कि मैं मेडिसिन का क्या अनुपान दे रहा हूँ। दूसरी चीज, कई बार क्या होता है, कोई मेडिसिन किसी खास तरह की मेडिसिन के साथ ही काम करता है, ठीक है, जैसे किरात और विश्व। तो ये दोनों एक तरह से लैला मजनू जैसे हैं, अकेले यूज कीजिएगा तो वो नहीं काम करेगा उतना अच्छा, इन दोनों का योग हो जाएगा तो बहुत बढ़िया काम करेगा। अब वत्सनाभ है, तो वत्सनाभ यदि आपको देना है, तो यदि आप उसको दे रहे हैं टंकण भस्म के साथ में, तो उसकी इफिकेसी बहुत अच्छी हो जाती है, बहुत कम डोज में आप देकर फायदा कर सकते हैं। और आप एक चीज नोट करना कि यदि आप वत्सनाभ का कोई भी योग पढ़ोगे उसमें टंकण जरूर मिलेगा, एक संजीवनी बटी एक हाथ को छोड़ करके, ठीक है। तो ये ध्यान देना है कि यदि इसका एक शोधन करने वाला या इसका पैरेलल मेडिसिन है, तभी आपको उस मेडिसिन को लॉन्ग टर्म तक चलाना है। यदि उसमें उस तरह की चीजें नहीं डाली गई हैं, उसका शोधन वाला कंटेंट नहीं है, तो मेडिसिन आपको कम दिन तक देना है, वरना उसका नुकसान आने लगेंगे, ठीक है। तो ये चीज जरूर ध्यान देना है, क्योंकि देखिए जैसे एक मेडिसिन है आपका त्रिभुवन कीर्ति रस। अब त्रिभुवन कीर्ति रस श्वास का और जो ये अपर ट्रैक्ट के इन्फेक्शन है, जो कफ वाली व्याधि है उसका है। एक आपके पास सिद्धांत है कि यदि श्वास का बीमारी है तो मुहुर मुहुर औषधि देनी है। तो मुहुर मुहुर औषधि में यदि आप त्रिभुवन कीर्ति प्रयोग कर दीजिएगा, तो वत्सनाभ के दुष्प्रभाव के कारण पेशेंट के जीभ पैरालाइज होने लगेंगे, ठीक है। तो औषधि और औषधि का रिपीटेशन, ये आपको ध्यान देना है कि घबरा कर यदि हम घबराहट में पेशेंट को बार बार रिपीट यदि कोई मेडिसिन करा रहे हैं, तो वो मेडिसिन का कंटेंट क्या है, इंग्रेडिएंट क्या है। यदि आप औले करा रहे हैं, जैसे अवस्था औले है या फिर आपका अगस्त हरित की है या कंटकारी औले है, तो इसको बार बार रिपीट करा रहे हैं, ये ठीक है। यदि आप मरीच को घी में मिला करके रिपीट करा रहे हैं, ठीक है, या अक्षार को दे रहे हैं, ठीक है, मरीचादि गुटखा को दे रहे हैं, ठीक है। लेकिन यदि आप रस औषधि को बार बार रिपीट कर रहे हैं या विष औषधि को बार बार रिपीट कर रहे हैं, तो इसके बीमारी पर जो प्रभाव होगा वो होगा, इससे दुष्परिणाम भी आने लगते हैं। और इस दुष्परिणाम का प्रभाव ये होता है कि कई बार पेशेंट बहुत तेजी से मतलब कि अपने वाइटल जो एनर्जी है उसको लॉस करने लगता है, पेशेंट को उल्टी आने लगेगी, सीजर होने लगेगा, बहुत सारी तकलीफें आ जाती हैं। तो तीक्ष्ण औषधियों के डोजेस पे हमेशा ध्यान देना है कि इसको हमें किस मात्रा में देना और रिपीट करना है कि नहीं करना है, ठीक है। वरना सही डोज नहीं देने पर यदि आप सही मेडिसिन भी सिलेक्ट कर लिए हैं, तो बीमारी नहीं ठीक हो पाएगी।
जैसे आप उत्तर भारत में यदि काम कर रहे हैं, खास करके यूपी बिहार के क्षेत्र में, तो यहाँ पे गूगल आपको 1 ग्राम के आसपास देना है, कम से कम आपको मेडिसिन 1 ग्राम देना है। युवराज गूगल तो आपको 500 मिलीग्राम की गोली है, तो 2 गोली देनी है, ठीक है। यदि आप यही प्रैक्टिस करने चले गए झारखंड साइड में, वहाँ आदिवासी पेशेंट आ रहा है तो उसको 4-4 गोली तक देनी पड़ेगी, क्योंकि उसका बल देखना होगा आपको। यदि आप रिसर्च पेपर के थ्रू या किसी इस तरह के मैगजीन्स के थ्रू यदि आप काम कर रहे हैं, या आपकी डाट मतलब नॉलेज अपने क्षेत्र के अनुसार मजबूत नहीं है, तो आपको उसमें क्या दोगे, 125 mg, 250 mg या 360 mg, तो वहां पर रिजल्ट ही नहीं आएगा, ठीक है। तो डोजेस क्या सिलेक्ट करने हैं ये ध्यान देना है। रस औषधि के में होता क्या, एक चीज और गड़बड़ी होती है कि पेशेंट मेरे पास आया और उसने कंप्लेन दिया कि सर मुझे सियाटिका है सपोज, और सियाटिका शब्द सुनते मेरे दिमाग में अगर समीर पर रख देना है, तो प्रारंभ में ही यदि हमने कुपीपक रसायन दे दिया तो भी पेशेंट को लाभ नहीं होगा, ठीक है। तो वहां ये ध्यान देना है कि यदि बहुत आतंरिक अवस्था ना है, यदि पेशेंट मर रहा है, उस समय तो कुपीपक को दे देना है, हेमगर पोटली दे देना है, ठीक है। लेकिन यदि पेशेंट स्टेबल होकर के आ रहा है, तो उस समय हम क्योर करने के लिए कुपीपकों का प्रयोग नहीं कर सकते, ठीक है। क्योर करने के लिए हमें प्रक्रिया से चलना होगा, अपने दीपन पाचन के सिद्धांतों को मान करके, और कम से कम 7 दिन के बाद आप कुपीपकों पे जाओगे तो आपको रिजल्ट मिलेगा, ठीक है। जैसे एक मेडिसिन है अपना सिंहनाथ गुग्गुल, तो सिंहनाथ जो गुग्गुल है, ये श्वास रोग अधिकार की बहुत अच्छी दवा है, और इसको आप प्रारंभ में यूज कर सकते हैं, मिर्चा आदि गुटखा प्रारंभ में यूज कर सकते हैं, लेकिन रसमानी की को आप प्रारंभ में नहीं प्रयोग कर सकते हैं। फर्स्ट डे आपके पास आया पेशेंट, आपने रसमानी के दिया, तो मान के चलिए ज्यादा चांस है कि आपको लाभ नहीं मिलने वाला है, ठीक है। तो ये ध्यान देना है कि कुपीपकों को हमको पहले दीपक पाचन और स्रोतोशोधन के बाद देना है, क्योंकि रसायन क्या करता है, नए धातुओं का निर्माण करता है। अब पूरा रास्ता तो ब्लॉक है कफ से, उसमें नए धातु कहाँ बनाएंगे हम, ठीक है। ये चीज जरूर ध्यान देना है। सोमल का योग या तीक्ष्ण योग यदि है, तो उसके प्रभाव से हम पेशेंट का जो वाइट मतलब जो लक्षण गिर रहा है, पेशेंट हमारा मर रहा है, उसको हम उस समय बचा सकते हैं। लेकिन बचाने तक फिर जैसे मेरा पेशेंट स्टेबल हुआ, हमको अपने सिद्धांत पर आ जाना है, ठीक है, और इससे आपको फायदा होगा। नहीं तो क्या है कि यदि कोई मतलब खास करके जो लोग आयुर्वेदिक चिकित्सक नहीं है, दुकान वाले हैं या कोई इस तरह का है और उनका अनुभव है, तो वो लोग हमेशा एक्सपेंसिव मेडिसिन और क्विक रिजल्ट देने वाला, और फिर 4 दिन बाद केस बिगाड़ देंगे, फिर भेज देंगे किसी और के पास, ठीक है। लेकिन आप एक आयुर्वेद चिकित्सक बनोगे तो आपका दायित्व है कि आपके पास जो पेशेंट आयुर्वेद के नाम पर आया वो आयुर्वेद का हो जाए, उसे पूरी लाभ मिले, और फिर आयुर्वेद छोड़कर दूसरी जगह ना जाए, ये आपकी जिम्मेवारी है, ठीक है। तो इस जिम्मेवारी को ध्यान में रखते हुए आपको पेशेंट को स्टार्टिंग में रिलीफ देना है। पेशेंट यदि इस समय कोविड का टाइम है, पेशेंट बहुत सांस लेने में तकलीफ हो रही है, आप उस पेशेंट को आते धूम दे दीजिए, धूम बढ़ती दीजिए, पेशेंट जैसे आपका आराम में आ जाएगा, फिर आपको वापस अपने चिकित्सा सूत्र पे आ जाना है। बीच में यदि आप ट्रीटमेंट दे रहे हो किसी को, ठीक ठीक चल रहा है, सांस का प्रॉब्लम माने था, आपने ट्रीटमेंट दिया, 10 दिन 12 दिन 15 दिन तक ठीक ठाक चला, अब उसको फीवर आ गया किसी और कारण से, तो आपको फीवर को मैनेज करना है, ठीक है, और फिर वापस से अपनी जगह पे आ जाना है। नहीं तो क्या होता है कि अक्सर गड़बड़ी होती है स्टार्टिंग में कि डॉक्टर हर 10 दिन पे दवा बदल देगा, पेशेंट आएगा अपना कंप्लेन देगा, डॉक्टर दवा बदल देगा, नई दवा नई दवा नई दवा। तो उससे दो नुकसान होता है, पहले तो डॉक्टर नहीं समझ पाता मेरा पेशेंट किस दवा से ठीक हुआ, और दूसरी चीज यदि पेशेंट नहीं ठीक हुआ तो पेशेंट जाएगा तो फिर वो आपकी बदनामी करेगा, ठीक है। तो स्टार्टिंग में चूंकि आप लोग नए प्रैक्टिस में हो, तो ये बात जरूर ध्यान देना कि आपका पेशेंट ठीक होकर जाए, और आप कब ठीक कर पाओगे, जब आप नियम कानून से चलोगे, आप नियम कानून के पक्के हो गए, ठीक है। तो आपके पास नियम कानून के लिए क्या है कि संहिता पढ़िए, संहिता पढ़ने के बाद क्या है कि और जो अपने अच्छे स्कॉलर हुए हैं, जैसे यादव जी तिक्रम जी आचार्य हैं, राजेश्वर दत्त शास्त्री हैं जो चिकित्सा आदर्श वाले हैं, ठीक है, इस तरह के जो भी आचार्य हुए हैं अपने यहाँ। फिर आपके एक और एक्सलेंट डॉक्टर हुए हैं, उनका नाम है विश्वनाथ जी द्विवेदी, ठीक है, श्री कृष्ण मिश्र हैं, ठीक है। तो इस तरह के बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने बहुत अच्छी अच्छी बातें लिख के आपके लिए छोड़ी है। एक ये पतली सी किताब है, रामदास अवार्ड सर के यहाँ मैं था तो वहां पे मुझे ये खरीदने को मिला, यही है आयुर्वेद। इसमें सर ने इतने अच्छे से एक्सप्लेन किया है, और केसेस को समझा कर किया कि मेरे पास इस तरह केस आया, मैंने इस तरह से किया, मैंने इस तरह से केस आया, मैंने इस तरह से किया। तो एग्जाम्पल्स के थ्रू और अच्छे राइटर्स के थ्रू यदि आप जाओगे तो आपको जेन्युइनली अच्छा नॉलेज मिलेगा, उसको आप बार बार यूज करके
रिपीटेड एक्सपोजर से आप उस चीज को और पुख्ता करते जाओगे, आपका नियम कानून और पक्का हो जाएगा और आप उतने एक्सीलेंट होते चले जाओगे। तो ये बात जरूर ध्यान देना है। जैसे एक हमारे यहाँ डॉक्टर साहब हुए नारायण चंद्र घोष, बंगाल के थे, तो उन्होंने लिखा कि एक बार उन्हें यूरोप जाना पड़ा, तो यूरोप में उन्होंने देखा कि एक खास क्षेत्र में काफी संख्या में लोग नपुंसक हैं, पुरुषों में नपुंसकता खास मात्रा में पाई जा रही है। तो सर ने ये चीज ऑब्जर्व किया वहां पे, और फिर वो वहां पे से आने के बाद उन्होंने एक चीज नोट किया कि जो मेढक है वहां पे पाया जाता है, जिसको यूरोपियन टॉ बोलते हैं, उसका यदि प्रयोग करे कोई पुरुष तो वो नपुंसक हो जाता है। अब कैसे है कि वहां उन्होंने 1 लाख लोगों को देखा, 1,000 या 500 या 250 जो भी लोगों को उन्होंने ऑब्जर्व किया होगा, सब में ये हेतु बना। लेकिन अब मेढक खाने से नपुंसकता देता है नहीं लिखा हुआ है, नहीं लिखा है ना। लेकिन ऐसा ही आपके क्षेत्र में किसी खास तरह का आहार कोई लेता होगा, उसमें खास तरह के गुण दिखते होंगे। तो ये आपको कंप्लीटली अपने आप को ऑब्जर्व करना है और इसी को सीखना है, क्योंकि आयुर्वेद का मतलब सिर्फ 1 2 या 3 4 किताबें नहीं है। इन किताबों के पीछे लिखी हुई आपके सिद्धांत हैं, और इन सिद्धांत के आधार पर आगे चिकित्सा कर सकते हैं। वरना यदि चरक संहिता के सारी मेडिसिन कंप्लीटली वैसे ही एक्ट करती तो फिर रसशास्त्र क्यों बनता? ठीक है, फिर आपको अलग अलग तरह के आयुर्वेद में चिकित्सा के मॉड्यूल्स क्यों बनते हैं? क्योंकि कहीं ना कहीं समय के प्रभाव से, काल के प्रभाव से बहुत सी चीजें परिवर्तित हुई हैं। ठीक है, और उसका प्रभाव ये हुआ है कि उस समय के जो डॉक्टर्स थे, उस समय के जो लोग थे, वो इसके लिए नए ऑप्शंस को तलाश करने लगे। तो ऑप्शंस के रूप में हमारे पास आया, लेकिन रसशास्त्र के भी सिद्धांत क्या है? वही आयुर्वेद के सिद्धांत है। तो हमें सिद्धांत नहीं छोड़ना है, हमें औषधियों को, हमें अच्छा, इसके लिए चरक ने भी कहा है कि आप जंगली लोगों से मिलिए। तो अब हम जंगल तो नहीं जाएंगे, लेकिन हम अपने क्षेत्र में लोग क्या खा रहा है, क्या पी रहा है, किस तरह की चीजें कर रहा है और उससे क्या नुकसान आ रहा है, इस चीज को हमें हमें क्या है कि जब हम इसको ऑब्जर्व करेंगे, जब इसको हम इस पे ध्यान देंगे, तब हमें पता चलेगा और तब हम वहां पे सटीक इलाज कर पाएंगे। ठीक है, एक चीज और बताते हैं आपको। जैसे कई बार आपको कुछ मेडिसिन ऐसे मिलेंगे जिसका कि आदिवासी कल्चर में या कहीं पे ट्रेडिशनल रूप में यूज किया जा रहा है और उसके रिजल्ट मार्वलस हैं, जबरदस्त वाले। ठीक है, तो यदि इस तरह के भी आपको कोई सिद्धांत मिलता है या कोई मेडिसिन मिलता है, तो उसे आप नोट कीजिए। नोट करने के बाद उसे प्रयोग कीजिए, और प्रयोग करके जब पुख्ता हो जाए तो फिर अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिए। इससे क्या है कि आयुर्वेद के केसेस मतलब ज्यादा ठीक होने के चांसेस बढ़ने लगेंगे। तो सिद्धांत हो गया, हमारे पास एक चीजें आ गई। उदाहरण के तौर पे मैं आपको दे रहा हूँ कि जो अपने यहाँ पीले वाले मेढक मिलते हैं, ठीक है, जो बरसात के समय में आते हैं, तो यदि इसका कोई मतलब मानसरस का सेवन करता है तो पागलपन ठीक होता है। ठीक है, या फिर अपने यहाँ जो छोटे वाले मेढक आते हैं, उसका जो यदि हर्ट है तो उसका हर्ट को निकाल करके उसे लोग केले में मिला करके खिलाते हैं, तो 4 दिन खिलाने के बाद श्वास के रोग ठीक हो जाते हैं। तो ये इस तरह से क्या है कि अच्छा, ये चीजें आती कहाँ से? तो ये खास करके उन लोगों को पता होता है जो ज्यादातर इन सभी जीवों के नजदीक होते हैं या फिर प्रकृति के ज्यादा नजदीक है। ठीक है, तो आप जब इस तरह की कोई भी चीजें आपको अपने क्षेत्र में पुख्ता मिला तो उसे आप नोट कर लीजिए, उस व्यक्ति के साथ आप देखिए कि सर यूज कैसे हो रहा है, और फिर उसका यूज आप भी कीजिए और फिर शेयर कीजिए, ताकि इससे फायदे होंगे। बहुत सारे हर्ब्स हैं, बहुत सारी चीजें हैं, आप यहाँ पे कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद एक पॉइंट आपके पास आएगा कि यदि आपके पास कोई कॉम्बिनेशन तैयार करना है किसी मेडिसिन के लिए, तो उसमें ये चीज जरूर ध्यान देना है कि क्या इसका इंग्रेडिएंट एक जैसा तो नहीं है। जैसे जनरली जब पुड़िया बनाते हैं तो ऐसा नहीं कि हमने 3 ड्रग मिला है, तीनों में बदनाम है, तो बदनाम ओवरलोड हो जाएगा और समस्या पैदा कर देगा। ठीक है, तो पुड़िया बनाते समय ये ध्यान देना है। और यदि इस तरह की कुछ चीजें बहुत आवश्यकता के अनुसार में मिलानी भी पड़ी, तो उसका एंटीडोट साथ में होना चाहिए। नहीं तो क्या होगा कि पेशेंट को आप दीजिएगा फायदे के लिए और रात में से कुछ और तकलीफ हो गया, पेशेंट वहां से क्विट करके जाएगा किसी मॉडर्न डॉक्टर के पास, मॉडर्न डॉक्टर बोलेगा आयुर्वेद के द्वारा से तो पेशेंट मर जाएगा। तो ये चीजें होती हैं कि आप जब भी पुड़िया बनाइए तो ये चीज का बिल्कुल ध्यान रखिए कि हमारा जो एक्टिव इंग्रेडिएंट है, जो भी मेडिसिन हमने डाला है, क्या ये ओवरडोज तो नहीं जा रहा है। और यदि आपकी ऐसी मेडिसिन जो 20 कैटेगरी की नहीं है, जिनकी मात्रा आप कम ज्यादा कर सकते हैं, कोई नुकसान नहीं आता, उसके लिए आप फिर थोड़ा सा फ्री है। ठीक है, लेकिन विष औषधियों को और रस औषधियों को प्रयोग करते समय में डोजेस का स्पेशल ध्यान रखिएगा। ठीक है, इसके बाद एक चीज आता है कि मैंने सब कुछ कर लिया, ठीक है, हमने सारा एनालिसिस कर लिया,
और फिर भी आप दवा दे रहे हैं और मुझे उस तरह से एक्टिव रिजल्ट नहीं आ रहा है। या कई बार क्या होता है कि आप पेशेंट को इलाज कर रहे हो, पेशेंट ठीक होते 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 गया, एक समय पे जाकर पेशेंट स्टेबल हो गया, अब उस पर आपकी मेडिसिन का कोई प्रभाव नहीं आ रहा है, एज इट इज वो पड़ा हुआ है। ठीक है, तो ऐसे कंडीशन में आपको क्या करना है, एक चीज का जरूर ध्यान देना है कि बीच बीच में जब आप चिकित्सा दे रहे हैं तो ज्वर की चिकित्सा इंट्रोड्यूस करते रहिए। ठीक है, या लंघन को इंट्रोड्यूस करते रहिए, या तो लंघन को इंट्रोड्यूस कीजिए या फिर आपका ज्वर का चिकित्सा इंट्रोड्यूस कीजिए। तो फिर क्या होता है कि इससे आपका जो ट्रीटमेंट का स्पीड है वो बढ़ जाता है। खास करके जैसे अस्थिगत वात की व्याधि है, बहुत क्रॉनिक ज्वाइंट पेन का पेशेंट है, या अस्थमा का पेशेंट है, उसमें आप ट्रीटमेंट दे रहे हैं, बहुत अच्छे से रिलीफ आ रहा है पेशेंट में, और कुछ समय के बाद यदि रिलीफ रुक रहा है तो बीच बीच में आपको जरूर ध्यान दे करके ज्वर की चिकित्सा दे देनी है। ठीक है, तो इससे क्या है कि ज्वर जो देंगे तो ज्वर से दीपन पाचन भी प्रॉपर हो जाता है, स्वेदा अवरोध इत्यादि भी जो चीजें वो ठीक हो जाती हैं और बहुत अच्छा रिजल्ट आने लगता है। और खास करके मैंने देखा है कि यदि इनफर्टिलिटी को ट्रीट कर रहे हैं तो उसमें 3 दिन तक स्टार्टिंग में यदि आप दीपन पाचन देकर ज्वर की चिकित्सा देकर फिर स्टार्ट करते हो तो आपको रिजल्ट उसमें अच्छे मिलने लगते हैं, क्योंकि अक्सर धातु क्षय के केसेस में मंदाग्नि होती है, और यदि लीन स्तर की मंदाग्नि है तो वहाँ पे बृहद रसायन ही काम करता है। तो दीपन पाचन करके 5 दिन या 6 दिन तक आपको ज्वर की चिकित्सा दे करके फिर आप अपनी चिकित्सा पे वापस आ जाओगे तो आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। और नहीं तो फिर क्या है, जैसे वेरिकोसील है या कोई इस तरह की दिक्कतें हैं, तो उसमें आपका मेडिसिन इनपुट लगातार जाते रहेगा लेकिन वो रिजल्ट नहीं आ पाता है, कहीं ना कहीं श्रोतावरोध रहता है। ठीक है, तो श्रोतावरोध को ठीक करने के लिए हमारे पास ज्वर की चिकित्सा उसी के लिए बताई गई है, स्वेदावरोधा संताप। उसमें क्या है कि श्रोतावरोध ज्यादा होता है, तो मैंने अपने लिए अपने सहूलियत के लिए एक मैंने फॉर्मूला बना लिया कि जब भी मैं इनफर्टिलिटी या कोई ऐसा डिजीज जहाँ पे कि हमको देखने में मिलता है कि ये चीजें अब फायदा नहीं कर रही है, उतने पे रुक गया है मरीज, तो उसमें बीच में जरूर हम लोग ज्वर को इंट्रोड्यूस कर लेते हैं और यहाँ पे ज्वर की ट्रीटमेंट। लेकिन खास करके ध्यान ये देना है कि उसके फलश्रुति में ये व्याधि हो, जो मेडिसिन हम इंट्रोड्यूस करें जो ज्वर पे काम करता है उसके फलश्रुति में ये चीजें होनी चाहिए। ठीक है, तो वहां पे आपको फायदा हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद एक चीज और ध्यान देना है कि पेशेंट के मानसिक लक्षण में हम लोग देखते हैं कि कई बार पेशेंट जो है वो जब मानसिक रोग का आता है हमारे पास, तो उसके केसेस में उसके बिहेवियर का आपको ध्यान देना है कि क्या ये सात्विक रूप में बिहेव कर रहा है, क्लास चल रही है या ये आसुरी टाइप का बिहेव कर रहा है। ये चीज जरूर ध्यान, क्योंकि होता क्या है कि हम सुश्रुत संहिता को चरक संहिता को पढ़ते हैं, लेकिन जहां हमें समझ नहीं आता, जो अप्रोच आचार्य का हमें नहीं समझ में आता है, उसको हम बेकार मान लेते हैं। ठीक है, और कहते हैं कि आउट ऑफ डेट हो गया है। तो उससे क्या दिक्कत है कि हम उतने बड़े पोर्शन से उतना जीवन का खास पहलू जो है, जो आचार्य ने हमें खास तरीके से समझाया, उसको हम लोग छोड़ दिए। और एक बात मान कर चलिए कि आपका मन सिर्फ वो देखता है जिसकी जानकारी आपको पहले से है। ठीक है, यानी आपका मन कभी भी वो चीज बिल्कुल नहीं देख सकता जिसकी जानकारी आपको नहीं है। यानी मंगल पर पानी है हम ढूंढते हैं, लेकिन क्यों ढूंढते हैं? क्योंकि हमको पानी के बारे में पता है। ठीक है, लेकिन जिस चीज के बारे में हमें पता नहीं उसे हम ढूंढ ही नहीं सकते। तो जैसे सुश्रुत संहिता के उत्तर तंत्र का यदि आप 60वां अध्याय पढ़िएगा तो वहां पे आपको मिलेगा कि मानसिक रोग कैसे, तो देवता वाले, पेशेंट संस्कृत बोलने लगा, पेशेंट बहुत अच्छा बात कर रहा है और पेशेंट लगातार बीमार चल रहा है। तो वहां से आपको क्लू ढूंढना है, और इस तरह के आपके समाज में कई पेशेंट मिलेंगे जिनमें कभी किसी खास समय पर या किसी खास काल में, जैसे पूर्णिमा पे, अमावस्या पे, इस तरह के लक्षण उभरने लगते हैं। या कई बार पेशेंट क्या होता है देखने को मिलता है, खासकर उनकी पत्नियां बताती हैं कि सर ये हर महीने में एक आध बार इनका ना बहुत डिप्रेस हो जाता है। ठीक है, तो हर महीने ये डिप्रेस हो रहे हैं और किसी खास समय पे हो रहे हैं। अब चूंकि पहले के समय तो है नहीं कि लोग पूर्णिमा, अमावस्या, एकादशी, द्वादशी, त्रयोदशी सब जान रहा है, लेकिन इस तरह का आपको क्लू मिल रहा है तो आप जरूर पेशेंट से पूछिए कि अच्छा ठीक है, आप नोट करना कि कब ये डिप्रेस हो रहे हैं। ठीक है, तो वहां के क्लू यदि आपको मिलता है कि महीने में एक खास समय पर डिप्रेस हो रहे हैं या फिर दिन में एक खास समय पर डिप्रेस हो रहे हैं, और डिप्रेशन का बिहेवियर क्या है, क्योंकि ये इसमें बहुत बड़ा सेक्टर है। और यदि आप प्रैक्टिस कर रहे हो या आयुर्वेद में सच में रुचि ले रहे हो, तो आप नोट करना कि आपके पास यदि 100 पेशेंट आ रहा है तो उसमें 30-40 में डिप्रेशन के लक्षण मिल रहे हैं। और डिप्रेशन मतलब मानस रोग, तो मानस रोग मिल रहा है तो इसके लिए अब लोग खोजते हैं
तो यार निदान में तो कहीं मानस रोग में एक हमारे पास चैप्टर मिलता है अपस्मार उन्माद। तो अपस्मार उन्माद के अलावा जो आपका देव यक्ष पिशाच जो ये वृत्तियां हमारे यहाँ मेंशन की गई हैं शास्त्रों में, और ये थोड़ा बहुत डिफरेंस के साथ लगभग जगह मिलेगा। यदि आप यदि सुश्रुत पढ़े तो सुश्रुत में मिल जाएगा, चरक में भी मिल जाएगा। ये आपका गद निग्रह किताब है, बहुत अच्छी किताब है, तो उसमें मिल जाएगा। तो ये सब लोगों ने यदि इंट्रोड्यूस किया है इन चीजों को, तो इसका मतलब है कि इसके कुछ ना कुछ मायने हैं। और वहां पे चिकित्सा में उन्होंने क्या दिया, धूपन चिकित्सा दिया है, वहां पे उन्होंने नस्य को इंट्रोड्यूस किया है। तो वो मेडिसिन यदि हम यहाँ पे यूज कर लेते हैं अपने पेशेंट को, जिसको इस समय की भाषा में डिप्रेशन कहा जा रहा है, लेकिन इसके लक्षण उन सबों से टैली कर रहा है, तो हम बहुत अच्छा रिजल्ट दे पाते हैं। और नहीं तो क्या होता है कि हम बातों में फंसे रहते हैं कि यार ब्राह्मी चला दिए, हमने स्मृति सागर चला दिया, हमने साफ सुथरा चला दिया, हमने ये मैदे चला दिया और फायदा कुछ नहीं हुआ। ठीक है, तो हमें अपने शास्त्रों को जो जो चीजें प्रैक्टिस में इसमें नहीं है, क्योंकि आज से 20 साल पहले डिप्रेशन नहीं था, तो हमारे जो पिछली पीढ़ी के वैद्य थे उन्होंने नहीं यूज किया, उनको मिला ही नहीं। जैसे उदाहरण के तौर पे हमें प्लेग का पेशेंट नहीं मिल रहा है, तो प्लेग की दवा हम कैसे जानेंगे? और आज यदि सपोज प्लेग का बीमारी फैल गया यहाँ पे, तो हम लोग चिकित्सा देने में असफल होने लगेंगे। स्टार्टिंग के कम से कम 6-8 महीने तो हम लोग को समझने में लग जाएगा, फिर हम लोग सक्सेस हो जाए, लेकिन 6-8 महीने दिक्कत आएंगी। तो किसी खास दौर में किसी खास तरह की व्याधि का एग्जिस्टेंस कम हो गया, नहीं हो गया, ठीक है, लेकिन वो समय के साथ रिवाइव कर जाता है, वापस आ जाता है। तो हमें अपने शास्त्र को बार बार अलग अलग तरीके से पढ़ना है कि यार मानसिक रोग के बारे में हमको देखना है तो कहाँ का इंडिकेशन है इसका, ठीक है, ज्वर को कहाँ इंट्रोड्यूस किया गया है, और इससे आपको फायदा मिलेगा। क्योंकि यदि इस समय आप मानस की चिकित्सा नहीं दे रहे हो, तो विषादु रोग वर्धन, आप पेट को ठीक करो ना जी, आप आईबीएस को ठीक करो, और यदि मानसिक व्याधि है तो समस्याएं बनी रह जाएंगी आपकी, आप परेशान हो जाओगे वहां पर ट्रीटमेंट देकर। कई बार तो आपको लगेगा कि मेरे शास्त्र की दवाइयां काम ही नहीं करती हैं, या आपने दिया सपोज हिंगवास्टक चूर्ण, पेशेंट का पेट में जलन हो रहा है, दिए आपने विपत्ति का चूर्ण, पेट झड़ गया, बार बार हमको लैट्रिन में डॉक्टर साहब हमको बहुत सारे मोशन आए, ठीक है, तो वहां दीपन के लिए आपने कुछ दिया तो कुछ और वो कंप्लेन दे देगा। तो वहां पे क्या है कि मानस दोष की विकृति है और इफेक्ट हमारे शरीर पर आ रहा है। तो जो केसेस आपके क्योर नहीं हो रहे हैं वहां मानस को ध्यान दीजिए, और आयुर्वेद के इन सेगमेंट पर जरूर ध्यान दीजिए, क्योंकि इसके केसेस अब मिल रहे हैं और बहुत अच्छे से यूज होते हैं। धूपन क्रिया का यूज कीजिए, उनके बने हुए बहुत आसान आसान नस्से हैं, ठीक है, उन सबों को यूज कीजिए वहां पे आप, तो आप एक अच्छा रिजल्ट दे पाइएगा। यदि खुरासाइन आजवाइन आप रख लेती हैं अपने पास, वच रख लेती हैं अपने पास, ठीक है, जो खुरासाइन आजवाइन मतलब पारसी अजवाइन, तो इन सबों का आप रिजल्ट वहां पे बहुत अच्छा देखोगे, ठीक है। तो ये चीज ध्यान देना है कि यदि सारे चीज हमारे पास पा गया, हमने सारे अनुभवों को देख लिया, क्रम से एक एक पॉइंट को हमने देख लिया, और इतने के बाद आप, हमें लगता है कि लगभग केसेस को आप क्रैक कर ले जाओगे और आपको निराशा नहीं होगी। और इसके बाद भी यदि निराशा होती है तो फिर आपको अपना वही ध्यान देना है, अपने ऑब्जर्वेटिव पर्सपेक्टिव को बढ़ाना है कि मेरा जो पर्सपेक्टिव है, मैं देखने का नजरिया है कि क्या छूट गया इसमें, हो सकता है कि मुझसे भी छूट गया हो कुछ, उसमें आप ऐड कर सकते हो। तो इन चीजों को जरूर ध्यान दीजिए और इस तरह से आप प्रैक्टिस कीजिए, हम सभी करें। तो हम लोग लगता है कि जो आयुर्वेद के आचार्यों का जो उद्देश्य था कि हम इस तरह के समाज में वैद्य को तैयार करें, वो चीजें हम लोगों को प्राप्त हो सकती है, ठीक है। तो आप सभी लोग इस चीज को प्रॉपर तरीके से करिए, और जितना मुझे अभी तक अपने अनुभव में आया, जो मुझे शास्त्रों से प्राप्त हुआ, या फिर मैं अलग अलग डॉक्टर्स के जो एक्सपीरियंस थे हमारे अच्छे अच्छे गुरु जी लोगों का, वो मैंने बताया, ठीक है। इसमें कुछ त्रुटि होगी तो उसके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं, और बाकी यदि कुछ आप लोग जोड़ना चाहें तो आप लोग जरूर जोड़िएगा और मुझे भी बताइएगा, ताकि मुझे उसमें काफी मतलब अच्छा रहेगा हम सबों के लिए, ठीक है। अब आप लोगों का कोई क्वेश्चन हो आज के लेकर के तो आप लोग जरूर पूछ लीजिए, कोई भी क्वेश्चन हो आज के दोनों सेशन किसी से का लेकर कोई के आप लोग क्वेश्चन पूछ हो लीजिए। तो जी, किसी का कोई क्वेश्चन हो तो माइक ऑन करके पूछ सकता है।
नमस्कार सर। हाँ जी, नमस्ते। मैं जानना था सर, प्रेगनेंसी में सर लास्ट ट्राइमेस्टर में सर यदि एमनोटिक फ्लूइड की सर कमी कमी हो जाती है सर, जी, सर क्या चिकित्सा कर सकते हैं सर? क्या हेतु हो सकता है सर उसका? साथ में सर ब्लड प्रेशर भी सर इंक्रीज रहता है सर। देखिए, यदि लास्ट ट्राइमेस्टर में आपका यदि बीपी हाई हो रहा है तो इसके जी लिए सर। कई बार जैसे हमारे क्षेत्र में जो गड़बड़ी होती है उसमें है कि पेशेंट को यदि बहुत ज्यादा संतर्पण आहार दे दिया गया, ठीक है, जी सर। तो भी पेशेंट जो है उसका बीपी बढ़ने लगता है। खास करके काजू के इंग्रेडिएंट यदि दिए जाते हैं तो बीपी बढ़ने लगते हैं, ठीक है। जी इसके बाद से दूसरा होता है कि यदि पेशेंट बहुत ज्यादा रेस्ट में आ गया है, ठीक है, पेशेंट एकदम से चेष्टा नाश कर जी लिया है, तो भी उसे बीपी हाई होने की तकलीफें बढ़ जाती हैं, ठीक है। और इसके बाद से जी उसका सर। डाइट है, क्योंकि कई बार एक होता ये है कि यदि खास करके पहली प्रेगनेंसी हो यदि औरत की, तो एक तो पहले उसका बॉडी तैयार उस तरीके से नहीं रहता है। दूसरी चीज है कि वो उसे बहुत सी चीजें खाने की इच्छा होती है और वो फिर वहां पे खाने पीने में गड़बड़ियां करती हैं, या फिर कई बार दुलार में प्रेम के साथ, कई बार अनजाने में वहां पे डाइटरी हिस्ट्री गड़बड़ होती है, ठीक है। और इसके लिए बहुत जी आसान सर। ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल अपने पास है, आप लोग इसको यूज कीजिएगा तो आप लोगों को जरूर लाभ होगा। सर इसमें क्या चिकित्सा सूत्र कर सकते हैं सर प्लान सर इसमें? हाँ, इसके लिए यदि आपका उस समय बढ़ा हुआ है तो आप औरुसा का प्रयोग कीजिए। कितना महीने का प्रेगनेंसी है? लास्ट ट्राइमेस्टर है तो 8वां है या फिर 7वां या 9वां क्या है? हाँ सर, 7वां स्टार्ट है सर। 7वां स्टार्ट है ना? आप उनको ना मात्रा बस्ती इंट्रोड्यूस कीजिए, ठीक है। चंदन वाला अक्षारी तेल की मात्रा बस्ती दीजिए, नस से दीजिए, ठीक है। और साथ में औरुसा के कोई भी योग दीजिए तो उनका बीपी धीरे धीरे कम हो जाएगा, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं आएगा उसमें। सर जी, कितना है वैसे बीपी उनका? थैंक यू सर। सर अभी सर 150/100 था सर। जी, कोई दिक्कत नहीं है। आप उसको यदि ज्यादा दिक्कत होगा तो आप मुझसे डायरेक्ट कांटेक्ट कर लीजिएगा, फिर मैं आपको वहाँ पे केस लेकर के मुझे बता दूंगा क्या क्या करना है, ठीक है। जी सर, थैंक यू सर। ओके। राम सर। और किसी? हाँ जी, नमस्ते। सर एक केस था, एक स्टूडेंट था, तो सर उसे किसी ने ये बोल दिया था कि आप ब्राह्मी हम्म मिट्टी खाइए, आपका माइंड बहुत अच्छा हो जाएगा। तो उसने हम्म ब्राह्मी डायरेक्ट लेना पीस के और खाने शुरू कर दी। तो 3 महीने हम्म उसके खाने के बाद उसको हैवी कॉन्स्टिपेशन हो गया, और इतना हो गया कि हम्म 8 साल से उसको मल सर उंगली से निकालना पड़ता है। हम्म तो सर क्या ये एक हेतु हो सकता है सर, ये ब्राह्मी खाना उसका? बिल्कुल बिल्कुल। ब्राह्मी का एक केस मैंने भी देखा था कि ब्राह्मी बुद्धिवर्धक है सोच करके पेशेंट ने लगभग एक एक कटोरा के आसपास में, मतलब 400 ml के आसपास में रस पीने लगा था और उसको सीवियर अस्थमा का अटैक आ गया था, ठीक है। क्योंकि जो ब्राह्मी है वो कसाय रस का है, ठीक है, और तिक्त रस का है। कोई भी चीज तिक्त या कसाय रस का होता है ना तो ये चीजें ऑब्स्ट्रक्शन पैदा करता है। तो ये आपका एक हेतु स्ट्रॉन्ग हेतु है और वो भी मेडिसिन है वो। औषधि और आहार में यही तो अंतर है कि आहार आपको ज्यादा मात्रा में चाहिए, औषधि आपको कम मात्रा में चाहिए। लेकिन यदि आप जी सर। उसका व्युत्क्रम कर रहा है तो दिक्कत आएगा। अब आपको क्या करना है उसमें कि पेशेंट को वापस से स्नेहन स्टार्ट करना होगा। स्नेहन चिकित्सा उसको दीजिए और बस्ती लगाइए तो पेशेंट को धीरे धीरे उसमें फर्क आ जाएगा, ठीक है। जी सर। उसको सर इतना हैवी कॉन्स्टिपेशन था कि इच्छा भेदी से 4-4 गोली खा लेता था, फिर भी मोशन नहीं आता था इच्छा उसको। विधि नहीं काम करेगा, इच्छा विधि नहीं काम करेगा। देखिए, हेवी कॉन्स्टिपेशन यदि है उसमें होता क्या है कि जो मल द्वार है ना उसमें एक तरह से लॉक लग गया है, सूख करके मल जी उसको रोक दिया। अब इच्छा भेदी क्या है कि आंतों की गति को बढ़ाता है, तो स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन उसकी गतियां तो बढ़ जाएंगे, लेकिन वो टूट के निकल नहीं पाएगा। नहीं निकल पाता है तो क्या करना है कि हमें मल को ढीला करना है। उसमें आप जरूर पेशेंट को पहले मात्रा बस्ती इंट्रोड्यूस कीजिए, कोई भी सहचर तेल की मात्रा बस्ती, नहीं तो तिल तेल की मात्रा बस्ती दीजिए। और इसके बाद से ऊपर से जो आहार है उसमें भी मात्रा बस्ती, सॉरी, उसमें भी आप स्नेह का प्रयोग कराइए। तो क्या होगा कि धीरे धीरे जब स्नेहन होगा, और फिर यहाँ पे अब देखिए ये जो आप केस बता रहे हैं ना, इस केस में एलोवेरा यूज करना है, ठीक है। क्योंकि एलोवेरा जो है वो जी सर। स्निग्ध है और हम मात्रा वस्ती जब दे रहे हैं तो यहाँ पे अब हम कुमारी के कोई भी कल्प यूज करेंगे तो हमें लाभ होगा, ठीक है। कुमारी आसो आप दे सकते हैं, या फिर डायरेक्ट आप उसको एलोवेरा को भी नमक मिला करके आप दे सकते हैं, ठीक है, नमक के साथ में। तो वहां पे वो स्नेहन करेगा, स्नेहन करने के बाद चीजें धीरे धीरे करके ठीक हो जाए। लेकिन मात्रा बस्ती जरूर दीजिएगा, नहीं तो आपको फायदा नहीं होगा। दूसरी चीज कि जब भी इच्छा भेदी प्रयोग करिए
तो साथ में कामदुधा या सूत शिखर जरूर दे दीजिएगा, वरना पेट में दर्द बहुत होता है और जो आंतों के अंदर जो आपके म्यूकस के है ना, वो सब चीजें धीरे धीरे नष्ट होने लगती हैं। इसलिए कभी भी इंट्रोड्यूस कीजिएगा तो इच्छा भेदी के साथ में इन दवाओं को जरूर दीजिए। सर ऐसा हो सकता है क्या सर, कोई अगर पेशेंट है, अगर वो कॉन्स्टिपेशन हो रहा है, तो अगर वो इच्छा वेदी रेगुलर ले रहा है या डेल्कोलैक्स ले रहा है, तो क्या उसका कॉन्स्टिपेशन और बढ़ सकता है आगे चल के? क्योंकि मेरा मानना यह है कि सर आंत में क्योंकि ये जो मेडिसिन है वो सर पेरिस्टाल्टिस बढ़ाती हैं, तो अगर ये सर ज्यादा बढ़ाएंगी तो पेट के अंदर जो आंतों में जो अच्छे जीवाणु हैं जो भोजन को पचा रहे हैं, वो भी बाहर निकल जाते हैं सर मल के द्वारा। क्योंकि सर ये मैंने देखा ये लेखन कर्म पे काम कर रही हैं। आप सही बोल रहे हैं। देखिए ये क्या है ना, दवाइयां दो तरह की हैं। एक है रुक्षण करने वाली, इच्छा भेदी है, ग्राणी कुठार है, ये रुक्षण करता है, आंतों के अंदर जाकर रुक्षता पैदा कर देगा। आप एक चीज नोट करना है, कोई पेशेंट यदि पेट सफा ले रहा है, पंचकार ले रहा है, ऐसे कोई भी दवाइयां ले रहा है, तो उसका कॉन्स्टिपेशन उस दिन सिर्फ क्लियर होता है, फिर नेक्स्ट डे बन जाता है। क्यों बनता है? क्योंकि आंतों को ये ठीक नहीं करता, ये अपने प्रभाव से उस दिन भी रिलेशनशिप करा देता है। ठीक है, तो यदि आप कॉन्स्टिपेशन को ट्रीटमेंट के लिए ट्रीटमेंट आप प्रोवाइड कर रहे हैं, तो आपको ध्यान देना है कि सस्नेह उष्ण, ठीक है, आपका आहार होना चाहिए। और दूसरी चीज क्या ध्यान देनी है कि स्नेहन होना चाहिए। ठीक है, तो स्नेहन नहीं होगा तो फिर नुकसान होगा, इसलिए स्नेहन जरूर इंट्रोड्यूस करना है आपको उसमें। क्योंकि सर पेट सफा और तो फिर नस्य देना होगा। जी सर पेट कॉन्स्टिपेशन सर नस्य दे सकते हैं क्या? बिल्कुल दिया जाता है। देखिए, यदि कॉन्स्टिपेशन के दो स्टेज मिलते हैं, जैसे एक है जिसमें कि सिर्फ पेट का प्रॉब्लम है, पेट की आप दवा दे रहे हैं, पेशेंट को फायदा हो जाना है। लेकिन यदि कोई ऐसा पेशेंट है जो क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन लेकर आया और आपके पहले भी उसने 5, 7, 10 जगह पर ट्रीटमेंट ले चुका है, ठीक है, तो उसमें हमने देखा है कि नस्य का रिजल्ट बहुत अच्छा आता है। आप नॉर्मल घी का नस्य देकर के देख सकते हो, फायदा होगा। और यदि कई बार पेशेंट जो है वो निराश होता है कि मेरा पेट ठीक ही नहीं होगा, या उसे और भी यदि कोई साइकोसोमेटिक टाइप का कुछ लक्षण मिल रहा है, तो पंचगव्य घृत का नस्य दीजिएगा तो वो उसको फायदा करेगा। ठीक है, ये दोनों नस्य बहुत अच्छा काम करते हैं यदि क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन है, या कई बार क्या होता है कि नॉर्मली भी यदि कॉन्स्टिपेशन है तो मन दूषित हो जाता है, ठीक है, लॉन्ग टर्म तक रहा तो, और कई बार मन के प्रभाव से भी हो जाता है। तो नस्य जरूर इंट्रोड्यूस कीजिए, और साथ में इच्छा भेदी या कुछ भी इस तरह का रूक्ष विरेचक दे रहा है तो कम समय के लिए 5 दिन, 4 दिन, 6 दिन, 2 दिन इस तरह से दे करके फिर वापस अपने आपको सिद्धांत पे आ जाना। ठीक है सर, एक चीज और पूछनी थी सर, जैसे सन्निपात ज्वर है सर, तो अगर उसमें सर हम जयमंगल रस का नस्य दे सकते हैं क्या? क्योंकि मैंने ये कहीं पढ़ा था सर बुक में। जयमंगल रस का नस्य सन्निपात ज्वर में क्यों खिलाने में क्या दिक्कत है? नहीं सर, उसमें लिखा था नस्य, तो मेरे हिसाब से नस्य देना ज्यादा सर उसको दिक्कत नहीं करेगा कुछ। मैंने कभी इसका प्रयोग किया नहीं है, मुझे कहीं मिला भी नहीं। ठीक है, हाँ ये मैंने देखा है कि यदि मूर्छा का केस यदि रहता है, ठीक है, जी सर। तो उसके में क्या किया जाता है कि जीभ के नीचे हल्का सा निडलिंग करके वहां पे हल्का सा रक्त मोक्षण कर लीजिए और फिर वहां पे आप लगा दीजिएगा, ठीक है, औषधि को, तो वो बहुत अच्छा काम करता है। यदि मूर्छा हो गया किसी क्रॉनिक डिजीज में इस तरह से, तो ठीक है, या फिर पॉइजन के केस होते हैं तो वहां पे आपको इस तरह से फायदा मिलता है। थैंक यू सर, जनरल उससे फायदा होता है। ठीक है, थैंक यू सर। और किसी को कोई पूछना हो तो पूछ सकते हैं। थैंक यू। हेलो सर, अल्कोहलिक पेशेंट के लिए क्या दे सकते हैं? हाँ जी, अल्कोहलिक, देखिए अल्कोहलिक पेशेंट में यदि कोई लक्षण नहीं है, ठीक है, जैसे नॉर्मली अल्कोहलिक है, तो फिर उसमें तो आपको सामान्य सी मेडिसिन जो पित्त शमन करने के लिए वो ठीक है। लेकिन यदि अल्कोहलिक इस स्तर का है, मतलब जिसमें कि हाथ पैर में ट्रिमर हो रहे हैं या काफी झटके आ रहे हैं, तो आपका पेशेंट किस तरह का स्ट्रक्चर में है, कुछ आप उसके बारे में बताइए तो फिर मैं बताऊंगा आपको। सर वैसे तो पेशेंट नॉर्मल कंडीशन में रहता है, लेकिन बहुत ज्यादा ड्रिंक करते हैं। अच्छा, उसको ड्रिंकिंग छुड़ाना चाह रहे हैं आप? हाँ सर। अच्छा अच्छा, देखिए ड्रिंकिंग छुड़ाने के लिए क्या है ना, 3 चीजें उसमें लोग करते हैं। पहला चीज ये है कि पेशेंट को थोड़ी मात्रा में क्षार का प्रयोग करेंगे। ठीक है, कोई सा भी क्षार आप उसको इंट्रोड्यूस करने लगिए। तो जब 15 दिन, 20 दिन, 1 महीने तक यदि आप क्षार को इंट्रोड्यूस करने लगेंगे, तो पेशेंट के अंदर थोड़ी सी अनिच्छा पैदा होने लगती है। खास करके आपका जो त्रिवृत्त क्षार है ना, इसको यदि आप देने लगते हैं तो उसमें पेशेंट को इस चीज को पीने के बाद नुकसान होने लगता है, नुकसान उसको दिखने लगता है, पेट खराब हो जाएगा,
मन अपसेट हो जाएगा, सर भारी हो जाएगा, और फिर थोड़ा सा उसको 7 बजे चिकित्सा थोड़ी सी काउंसलिंग करनी है ताकि काउंसलिंग हो जाए। और ये दोनों चीज करने के बाद उसको यदि अल्कोहल छुड़ा रहे हैं तो उसको सब्स्टिट्यूट में आप आयुर्वेद की कुछ दे दीजिए, द्राक्षावली दे दीजिए, द्राक्षासव दे दीजिए, या फिर आपका साउथ की कंपनियों का आता है मृत संजीवनी अरिष्टम है तो ये दे दीजिए। इस तरीके से आप कुछ दीजिएगा ना तो ग्रेजुअली यदि आप ड्रॉप करता है पेशेंट तो उसे नुकसान नहीं आएगा, सडन यदि आप छुड़ा रहे हैं तो नुकसान आता है। ठीक है, बाकी यदि इस चीज के लिए आप मुझसे पर्सनली कांटेक्ट कर लीजिए, मैं आपको सारी दवाइयां इसकी बता दूंगा। ठीक है सर, एक केस डिस्कस करना था। जी, बताइए। एक पेशेंट है सर, 62 ईयर एज है इनकी, और उनको जी लास्ट 25 ईयर से एक्सेसिव यूरिनेशन की प्रॉब्लम है। जी उनको डायबिटीज का टेस्ट कराया, प्रोस्टेट कराया, नॉर्मल है, और नाइट में 6-7 टाइम्स होता है, डे में भी 6-7 टाइम्स जाना। क्या बोल रहे हैं? नाइट में 6 to 7 टाइम्स जाना पड़ता है यूरिनेशन, जी, और डे में भी यही सेम है, 7 टाइम्स। तो उनको कौन सी तो मेडिसिन इनके देनी चाहिए? देखिए इसमें क्या है कि अपने पास जो मूत्र संग्राही ड्रग है सब, इसका प्रयोग कर सकते हैं। तारकेश्वर रस का अच्छा रिजल्ट आता है इसमें, लेकिन ध्यान रखना है कि यदि पेशेंट को थोड़ा सा भी यदि न्यूरो का इसका इफेक्ट आ रहा हो, ठीक है, मानसिक रूप से उसके में उद्वेग यदि दिख रहा हो आपको, तो नस से जरूर इंट्रोड्यूस कर दीजिए, क्योंकि स्नायु को बल देने में नस से का रिजल्ट बहुत अच्छा होता है। ठीक है, और इसके साथ में आप तारकेश्वर रस है या फिर आपका नागकेसर चूर्ण है, उसका भी आपका फंक्शन अच्छा है। ठीक है, और सोम रोग की जो भी दवाइयां हैं वो काम करेंगी इसमें। सर, त्रिफला चूर्ण मुझे किसी ने बोला था, और चंद्रप्रभा भट्टी बोला था देने को। त्रिफला चूर्ण तो काम करेगा। चंद्रप्रभा भट्टी जो है वो क्या करता है कि वो खुद स्वभाव से ही मूत्रल है। ठीक है, तो यदि आप दीजिएगा तो उसके मूत्र को बढ़ा देता है, तो उसमें बढ़ा आपको देगा थोड़ी सी दिक्कतें आएंगी। हाँ, वो बढ़ा देगा। दूसरी चीज क्या है कि चंद्रप्रभा भट्टी को जब भी आप लोग प्रयोग करिए, समझे, तो दिन में दीजिए, सुबह सुबह दीजिए, क्योंकि मैंने अपने पेशेंट के एक्सपीरियंस, मतलब पेशेंटों के बताने के थ्रू ही मैंने जाना कि रात में चंद्रप्रभा भट्टी देने पर नींद कम आता है। ठीक है, और दिन में देने पे पेशेंट को बहुत अच्छा रहता है। दूसरी चीज क्या है कि यदि कोई पेशेंट आपके पास मतलब चंद्रप्रभा के लिए आ रहा है, जिसको पेशाब हो रहा है, नाइटफॉल की समस्या है, कुछ भी इस तरह का दिक्कत लेकर के आ रहा है, जो मतलब आपका पास आउट हो रहा है बॉडी से बाहर, ठीक है, खास करके बस्ती क्षेत्र से, तो आप यदि दिन में देते हो इंट्रोड्यूस करते, मैं 4 गोली आपने सुबह दे दिया, 2 गोली सुबह दे दिया, 1 गोली सुबह दे दिया, आप केस के अनुसार, तो वो पूरे दिन पचेगा, और रात में जब पेशेंट जाएगा सोने तो उस मेडिसिन का कंप्लीट इफेक्ट रहेगा। ठीक है, और यदि आप ऐसे चंद्रप्रभा भट्टी खिला दे रहे हो शाम में 8 बजे के आसपास, 10-11 बजे हिसाब से स्टार्ट होगा, नहीं, तो दिन में 3-4 3 टाइम बोला था मैंने लेने को। दिन को 3 टाइम चबा के खाने बोला था गर्म पानी से चंद्रप्रभा भट्टी। चंद्रप्रभा भट्टी आप चला कर देख लीजिए, वैसे इसका रिजल्ट हमने देखा नहीं है इसमें। ठीक है, इसमें यदि हाँ, गोक्षुरादि के काम आएगा, गोक्षुरादि ठीक है। ठीक है, लेकिन देखिए ये सारी दवाइयां जो है ना, ये मूत्र विरेचनीय है। ठीक है, और आपको प्रयोग करना है मूत्र संग्राही। तो यदि यदि कोई पेशेंट है जिसका किडनी डैमेज हो रहा है, और किडनी डैमेज होने के इफेक्ट से पोलीयूरिया हो रहा है, तो उसमें चंद्रप्रभा बहुत बढ़िया काम करेगा, उसमें गोक्षुरादि बहुत बढ़िया काम करेगा। ठीक है, उसमें आपका सर्वतोभद्र रस बहुत बढ़िया काम करेगा। लेकिन जहां पर किडनी ठीक है, ठीक है, और जहां पर आपका ये क्या बोलते हैं बस्ती क्षेत्र ठीक है, यूरिन का आपने टेस्ट कराया उसमें भी आपका एल्बुमिन इत्यादि नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब है कि जो ब्लैडर है उसकी होल्डिंग कैपेसिटी कम हो गई है। ठीक है, तो होल्डिंग कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए हमको मेद्य औषधि का प्रयोग करना होगा, वहां पे हमें वहां पे नस से देना होगा, और नस से का इफेक्ट क्या होता है, मध्य शरीरगत होता है। ठीक है, तो आप मतलब जो हमारा शरीर का मध्य भाग है वहां पे होता है, तो वहां से हमें लाभ मिलेगा। ठीक है, तो रस को इंट्रोड्यूस कीजिए, और साथ में आप चंद्रप्रभा को एज ए रसायन आप रख सकते हैं, क्योंकि इसमें शिलाजतु है तो वो बस्ती रोग को ठीक करता है, ये ठीक है। लेकिन आपको आप संग्राही ड्रग जो है चरक संहिता के, उसको यूज कीजिए, या फिर सोम रोग अधिकार की दवाओं को ध्यान दीजिए। ठीक है, और सबसे इम्पोर्टेंट है कि हेतु खोज लीजिए, क्या कारण बन रहा है, क्योंकि आम बात में भी पोलीयूरिया होता है। ठीक है, शरीर में दर्द है तो उसमें भी आपको पोलीयूरिया होता है। कई बार क्या है कि पेशेंट को पास्ट हिस्ट्री में ट्रॉमा की हिस्ट्री है तो भी पोलीयूरिया होता है। ठीक है, तो इस तरह से आपको देखना होगा इस चीज को। ठीक है, कई बार पीठ में चोट लगने, उन्होंने ऐसा बोला सर कि उनको रेडिएटिंग पेन होता है पोस्टीरियर लेग पे।
दोनों साइड। क्या होता है? रात को ऐसे मतलब पैर खिंचा रहे ऐसा हाँ, लगता है, नींद में। सर जो लेग है ना, लेग का हाँ पीछे तो वाला स्नायु पार्ट। की बात की। जी सर। हाँ, स्नायु का आपका वहाँ पे आपका नर्व इन्वॉल्वमेंट है, ठीक है। क्या तो क्या कह रहे आपको हो? आवाज स्नायु नहीं आ ब्रेक रही। है, तो वहाँ पे आपको मेन दवाइयाँ करनी है। सर ठीक है, प्लीज रिपीट, क्या आवाज नहीं आ रही थी सर। स्नायुबद्ध क्या बोला सर? मैं कह रहा हूँ कि वहाँ पे जो स्नायु है, जो नर्व है, वो प्रभावित है। इसके चलते जो ब्लैडर की होल्डिंग कैपेसिटी है सो कम हुआ है। और यहाँ पे लक्षण आपको स्नायु के हैं, तो चिकित्सा जब भी दीजिए तो स्नायु को इंट्रोड्यूस कीजिए। सिर्फ आप जो समस्या है और उससे संबंधित ऑर्गन को ही ना देखिए, उसके क्या क्या और भी इफेक्ट हो सकते हैं, उसी पर आप ध्यान दीजिए, फिर ट्रीटमेंट दीजिए, फायदा होगा आपको। यदि नहीं हो रहा है फायदा तो फिर आप कंप्लीट हमसे बात कीजिएगा, तो आपको हम मेडिसिन उसमें बता देंगे, आप उसको चलाइएगा। ठीक है, तो इनको आपने आपको जैसे फायदा आपको बताया क्या मेडिसिन तारकेश्वर और नागकेश्वर चूर्ण देने का, जी। ये दो चीजें देखिए चालू करा है, तारकेश्वर, तारकेश्वर और नागकेश्वर देखिए सर। तारकेश्वर जो है वो सोम रोग अधिकार में आपको काम करेगा। ठीक है, देखिए तारकेश्वर एक है, एक तालकेश्वर है। ठीक है, तालकेश्वर कुष्ठ रोग अधिकार की दवा है, और तारकेश्वर जो है वो आपका बहुमूत्र रोग अधिकार का है। तो आप इसका प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन यदि यूरिन से कुछ आ नहीं रहा है, यदि आप टेस्ट करा रहे हो यूरिन में कुछ आ नहीं रहा है, तो वहां पर आपको इससे लाभ नहीं मिलेगा। एक बार आप यूरिन कल्चर करा के देख लीजिए, और यदि कुछ नहीं आ रहा तो फिर तालकेश्वर अंदाज करके सिर्फ में दवाइयां दीजिएगा, तो आपको फर्क आ जाएगा। और उत्तर बस्ती को इंट्रोड्यूस कर दीजिए आप इसके साथ में, क्या बोलते हैं, गंभारी के साथ। गंभारी का कसाय लेकर के आप उसका 10 ml का उत्तर बस्ती दे दीजिए, तो आपका 2 से 3 दिन में रुक जाएगा ये चीज। ठीक है, जी सर, थैंक यू सर। सर आपका कॉन्टेक्ट नंबर मिलेगा? हाँ बिल्कुल, मैं ग्रुप में ऐड हूँ, आप लोग वहाँ पे ले लीजिए। ओके ओके सर, थैंक यू। Okay, sir. Thank you so much, sir, for sharing your precious time and precious knowledge with us. और साथ ही मैं शुक्रिया कहना चाहूंगी जीवन अमृत एवं यूथ वैद्य और इस कार्यक्रम के आयोजक वैद्य पल्लव प्रजापति सर और वैद्य रंजीत राजपूत को, और जिनके माध्यम से हम ऐसे ही मीटिंग्स अटेंड कर पाते हैं और अच्छे अच्छे वैद्यों से जुड़ के ज्ञान प्राप्त कर पाते हैं। थैंक यू सो मच सर। जय धन्वंतरी, जय आयुर्वेदा। जय धन्वंतरी। थैंक यू सर। थैंक यू। तो सर